को समझते हुए सिल्वी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे अब उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। घर वापस जाने से पहले आर्थर रिवॉर्ड में मिले पैसों से डायमेंशन रिंग खरीद लेता है, जो कि एक स्टोरेज स्पेस का काम करती है जिसमें एडवेंचरर्स अपना लगेज स्टोर कर सकते हैं। आर्थर अपने घर के लिए निकल चुका है और अब उसकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है, जिसमें हम उसकी स्टूडेंट लाइफ देखेंगे। आर्थर एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर जीना चाहता है, पर क्या उसकी स्टूडेंट लाइफ वाकई नॉर्मल होगी? आर्थर घर वापस आ चुका है, जहां उसकी बहन एली उसका वेलकम करने के लिए खड़ी है। अपने बेटे को इतने टाइम बाद देख आर्थर के पेरेंट्स की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। पूरा परिवार फिर से साथ है, पर कुछ लोग नजर नहीं आ रहे थे। जास्मिन वापस ट्विन हॉर्न्स के साथ जा चुकी है और विंसेंट बड़े गर्व से बताता है कि उनकी बेटी लिलिया जायरस एकेडमी ज्वाइन कर चुकी है। विंसेंट आर्थर का आभारी है क्योंकि उसकी वजह से ही लिलिया की मैजिक अवेकनिंग हो पाई थी। रेनॉल्ड्स के पूछने पर आर्थर और एलाइजा अपने डंजन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुन वो सभी बहुत हैरान हैं। आर्थर के पूछने पर रेनॉल्ड्स बताता है कि वो अभी भी डार्क ऑरेंज स्टेज पर अटका हुआ है और कई कोशिशों के बाद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। आर्थर उन्हें एस क्लास बीस्ट की कोर देते हुए उन्हें कोर की हेल्प से ट्रेनिंग कर ब्रेक थ्रू करने के लिए एनकरेज करता है। बीस्ट कोर्स में मैना होता है जिसे अब्सॉर्ब कर मैजिशियंस जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि आर्थर एलाइजा को बता रहा है कि उसने विंसेंट से बात कर ली है और विंसेंट फैमिली एलाइजा को जायरस एकेडमी के लिए स्पॉन्सर करने को तैयार है। एलाइजा ये जानकर बेहद खुश है कि वो डेकाथन की बेस्ट एकेडमी ज्वाइन कर पाएगा। अगले दिन आर्थर किसी इन्वेंटर से मिलना चाहता था, तो विंसेंट ने ह्यूमन किंगडम के सबसे फेमस रिसर्चर और इन्वेंटर से मीटिंग फिक्स कर ली थी। इस इन्वेंटर का नाम गिडियन है, जो 3 दिन बाद जायरस सिटी आने वाला है। हमें पता चलता है कि 3 दिन बाद तीनों किंगडम्स सापिन, एलेनोर और डार्फ की रॉयल फैमिलीज एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हैं, जिसे पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तभी रेनॉल्ड्स ट्रेनिंग से वापस लौटते वक्त आर्थर से मिल उसे खुशखबरी देता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो सॉलिड ऑरेंज स्टेज पर पहुंच चुका है। वो आर्थर को कोर वापस करता है, पर हैरानी की बात ये थी कि पूरा मैना यूज करने के बाद भी कोर टूटी नहीं थी। नॉर्मली कोर का पूरा मैना अब्सॉर्ब करने पर कोर टूट जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ था। रेनॉल्ड्स आर्थर का शुक्रिया कर वहां से चला जाता है, पर कोर का ना टूटना आर्थर को बहुत बेचैन कर रहा था। वो एक जगह बैठकर ध्यान लगाता है और उसे एल्डरवुड गार्डियन की स्पिरिट कोर में फील होती है। इसका एक ही मतलब था कि कोर में गार्डियन की बीस्ट विल है। बीस्ट विल मिलने के 2 तरीके हैं, या तो कोई बीस्ट अपनी इच्छा से विल को पास करे या विल बीस्ट की कोर में प्रेजेंट हो। आर्थर के पास जो कोर है उसमें बीस्ट विल है और वो एक और विल को हासिल करने की सोच रहा था। वो ध्यान लगा एक डायमेंशनल स्पेस में चला जाता है जहां उसके सामने गार्डियन की स्पिरिट है। तभी आर्थर की ड्रैगन विल गार्डियन की स्पिरिट पर अटैक करने की कोशिश करती है। आर्थर का ध्यान टूटा और वो रियलाइज करता है कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी ड्रैगन विल गार्डियन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देती। आर्थर यही सोच रहा था कि उसके पापा विल को अब्सॉर्ब क्यों नहीं कर पाए। तभी उसे वेरियन के लेसन्स याद आते हैं कि विल को अब्सॉर्ब करने के लिए मैजिशियन और बीस्ट के एलिमेंट्स का कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। आर्थर की नजर में एक इंसान है जो इस कोर का परफेक्ट यूजर साबित हो सकता है। 3 दिन बाद अनाउंसमेंट डे आ चुका है। अनाउंसमेंट में जाने से पहले विंसेंट और आर्थर इन्वेंटर से मिलने उसके घर चले जाते हैं, जिसके घर की हालत काबिले तारीफ है। हम इन्वेंटर गिडियन से मिलते हैं, जो अपने घर आए गेस्ट को देख बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो परेशान है क्योंकि काफी टाइम से रॉयल फैमिलीज के मैसेंजर्स उससे मिलने आ रहे हैं। रॉयल फैमिलीज चाहती हैं कि इन्वेंटर ओशियन में ट्रैवल करने का कोई रास्ता खोजे और इसी चिंता में उसकी नींद उड़ चुकी है। ओशियन में ट्रैवल करने की बात आर्थर को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर गिडियन को लगा कि वो कोई कॉमनर है, तो वो आर्थर को इग्नोर करने लगता है। पर आर्थर को लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बड़े अच्छे से आता है। उसने गिडियन से कहा कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। उसने वहां रखा एक पेपर लिया जिस पर वो कुछ ड्रॉ करने लगा। गिडियन को आर्थर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, पर जब उसने आर्थर की ड्राइंग देखी तो उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। आर्थर ने एक स्टीम शिप का ही ब्लूप्रिंट बना दिया था, जिसे चलाने के लिए मैना की जरूरत नहीं थी, पर वो डिजाइन अभी इनकम्प्लीट था क्योंकि अपनी मेहनत के बदले आर्थर भी कुछ चीजें चाहता था। नेगोशिएशन शुरू हुए, पर आर्थर एक से बढ़कर एक मूल्यवान चीजों को मना करता चला गया। जो भी चीजें इन्वेंटर उसे दिखाता, आर्थर उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था।
फाइनली गिडियन सर्वेंट से कुछ लाने को कहता है जो उसने अभी तक छुपा कर रखा था। इन्वेंटर आर्थर के सामने 2 पेंडेंट पेश करता है जिन्हें फीनिक्स की एक ऐसी स्पीशीज की कोर्स से बनाया गया था जो एस क्लास बीस्ट है और ड्रैगन जितने रेयर माने जाते हैं। पेंडेंट की खास बात यह है कि ये अपने यूजर की चारों तरफ एक बैरियर बना उसे प्रोटेक्ट करेगा और अगर कभी भी ये बैरियर टूटा तो इसमें स्टोर्ड मैना यूजर को उनकी मनचाही सेफेस्ट लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देगा। इस पेंडेंट का 2 बार यूज किया जा सकता है और आर्थर इसे अपनी मॉम और सिस्टर के लिए ले लेता है। इन्वेंटर की हेल्प करने के लिए आर्थर की एक और शर्त थी। वो जानना चाहता है कि रॉयल फैमिलीज आखिर शिप क्यों बनाना चाहते हैं। इन्वेंटर कहता है कि इसका जवाब उसे आज की अनाउंसमेंट में मिल जाएगा, पर आर्थर इतना इंतजार नहीं करना चाहता। उसके डराने पर गिडियन रिवील करता है कि उन्हें एविडेंसेस मिले हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि इस दुनिया में डेकाथन के अलावा एक और कॉन्टिनेंट भी है जिसे एक्सप्लोर करने के लिए वो शिप बनाना चाहते हैं। एविडेंसेस के बारे में पूछे जाने पर इन्वेंटर रिवील करता है कि कुछ साल पहले उन्होंने एक चिड़िया जैसे बीस्ट को मारा था जिसकी बॉडी से उन्हें एक बड़ा अजीब आर्टिफैक्ट मिला जो आज से पहले डेकाथन में कभी भी देखा नहीं गया था। आर्टिफैक्ट को स्टडी करने पर उसमें तीनों किंगडम्स की वीडियोस मिली जिन्हें देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो बीस्ट डेकाथन किंगडम की इंफॉर्मेशन कहीं और पहुंचा रहा हो। ये सारी इंफॉर्मेशन और इन्वेंटर की उत्सुकता को देख आर्थर शिप बनाने में हेल्प करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद विंसेंट और आर्थर अनाउंसमेंट एरिया की तरफ जाने लगते हैं और बीच में ही उन्हें सिल्वी और एलाइजा भी मिल जाते हैं। जाते समय वो देखते हैं कि कुछ रॉयल फैमिली के नवाबजादे बीच सड़क में एक डॉर्फ को बुरी तरह मार उसे बुली कर रहे हैं। वो सभी ज़ारेस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। एक डॉर्फ को बुली होते देख एलाइजा से रहा नहीं गया जिससे उसकी और बुलीज के लीडर की बहस हो गई। अपनी इज्जत का फालूदा होते देख लीडर को गुस्सा आ गया और उसने एलाइजा को भी मारना शुरू कर दिया। एलाइजा बड़े आराम से इन बुलीज को मजा चखा सकता था पर वो विंसेंट और आर्थर की फैमिली के लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। धीरे धीरे बुलिंग बढ़ती चली गई और आखिरकार आर्थर इंटरफेयर करने पर मजबूर हो गया। विंसेंट घबरा गया क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी आर्थर का ये रूप नहीं देखा था। आर्थर एक एक कर बुलीज को सबक सिखाना शुरू करता है जिससे सारे बुलीज हैरान हो जाते हैं। बुलीज का लीडर आर्थर को मारने बढ़ता है पर आर्थर एक ही पंच में उसकी सूरत का नक्शा बिगाड़ देता है। जब वो लोग वहां से जाने लगे तो लीडर ने कायरो की तरह उन पर पीछे से अटैक किया पर इस अटैक को कोई ब्लॉक कर देता है। अटैक ब्लॉक करने वाली प्रिंसेस कैथलीन है जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही आर्थर को वहां देखा था। प्रिंस और प्रिंसेस को देख बुलीज उनके सामने घुटने टेक देते हैं और झूठ बोलते हैं कि असल में उन्हें बुली किया जा रहा था। कर्टिस उनकी बातों पर विश्वास करने लगता है पर आर्थर उसे बीच में ही टोक देता है जिससे गार्ड को आर्थर पर गुस्सा आ गया पर विंसेंट उन्हें सब बताकर मामला शांत कर देता है। कर्टिस बुली से उसका नाम पूछता है। बुली का नाम जेमिल ट्राइडेंट है। उसकी फैमिली किंग और ज़ारेस एकेडमी को डोनेशंस दिया करते हैं और कर्टिस भी ये बात जानता है, इसीलिए वो इस मैटर को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहता है। बुली को भी अपनी रॉयल फैमिली की पावर का अंदाजा है और इसीलिए वो मन ही मन खुश हो रहा था। आर्थर विंसेंट से कम्युनिकेशन स्क्रोल मांगता है और ज़ारेस एकेडमी की डायरेक्टर सिंथिया को कांटेक्ट करता है। किसी को भी नहीं लगा था कि आर्थर की पहुंच इतनी दूर तक होगी और डायरेक्टर की आवाज सुन सबके पसीने छूटने लगते हैं। आर्थर डायरेक्टर से जेमिल ट्राइडेंट और उसके ग्रुप को बुलिंग के क्राइम में एकेडमी से एक्सपेल करने को कहता है पर ट्राइडेंट फैमिली का नाम सुन सिंथिया भी हिचकिचाने लगती है। आर्थर कहता है कि अगर सिंथिया चाहती है कि वो उसकी एकेडमी अटेंड करे तो उसे उन्हें एक्सपेल करना ही होगा। ये सुनते ही सिंथिया एक झटके में सबको एक्सपेल कर देती है और जरा से टाइम में वहां जो कुछ भी घटा इसका यकीन करना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। इसके बाद सभी अनाउंसमेंट एरिया पहुंच जाते हैं जहां भारी भीड़ जमा है। ब्रॉडकास्ट शुरू होता है और ह्यूमन किंगडम की किंग सबको वेलकम करते हैं। उनके साथ एल्फ और डॉर्फ किंगडम की भी किंग और क्वीन है और सभी एक मंच पर खड़े होकर अपनी एकता का परिचय दे रहे थे। एल्फ किंग नए कॉन्टिनेंट की न्यूज रिवील करते हैं जिससे वहां लोगों में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता था कि नए कॉन्टिनेंट के लोग उनके दोस्त हैं या दुश्मन। डॉर्फ किंग सबको शांति बनाए रखने का ऑर्डर देते हुए बताता है कि ऐसे समय में उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और इसीलिए उन्होंने 6 ऐसे लोगों को चुना है जो डेकाथन में सबसे बहादुर, इंटेलिजेंट और पावरफुल हैं। ये 6 लोग हर रेस से हैं और इनका गोल डेकाथन की सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। ये लोग रॉयल फैमिलीज के साथ मिलकर काम करेंगे और इन्हें लैंसेस कहा जाएगा। सभी लैंसेस को फॉर्मली अपॉइंट किया जाता है और खास बात ये है कि इनमें से सबसे पावरफुल लैंस का नाम बैरन वाइक्स है जो लूकस का बड़ा भाई है। कैस्पियन ने आर्थर को लूकस से रिवेंज लेने को मना किया है क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा भाई खड़ा है जो ना ही केवल बहुत पावरफुल है बल्कि अब एक लैंस भी बन चुका है।
आगे हम देखते हैं कि आर्थर की बहन एली का बर्थडे आ चुका है, जिसका सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से चल रहा है। पार्टी में उसे लीलिया भी मिलती है, जो उसे अपनी अवेकनिंग के लिए थैंक्स करती है कि तभी गिडियन वहां आ जाता है, जो आर्थर को बताता है कि उसके शिप का डिजाइन अप्रूव हो गया है। गिडियन आर्थर की नॉलेज से इम्प्रेस्ड है और वो फ्यूचर इन्वेंशंस के लिए उसकी हेल्प मांगता है, पर आर्थर इससे इनकार कर देता है। गिडियन उसे ऑफर देता है कि उसकी नॉलेज के बदले वो उसके लिए फ्यूचर में कई आर्टिफैक्ट्स बनाएगा जो उसकी बहुत हेल्प करेंगे। आर्थर को ये ऑफर पसंद आया और वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। 4 महीने बाद हम आर्थर और गिडियन को वर्कशॉप का टूर लेते देख रहे हैं। आर्थर के कहने पर गिडियन ने उसके लिए एक ब्रेसलेट बनाया है जो 2 एलिमेंटल एबिलिटीज को हाइड कर सकता है। गिडियन को अब तक पता नहीं था कि आर्थर 4 एलिमेंटल मैजिशियन है और इसका पता चलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। शिप का कंस्ट्रक्शन भी फुल स्पीड में चल रहा है और अगले कुछ ही दिनों में वो नए कॉन्टिनेंट की तलाश में निकलने वाला है। घर वापस जाते समय आर्थर किसी से टकरा जाता है जो उससे बड़ी बदतमीजी से बात करता है। वो आदमी ज़ायरस एकेडमी का प्रोफेसर है जो नशे में डूबा हुआ है। वो आर्थर को बुली करने की कोशिश में नाकाम होने पर उसे धमकाने लगता है कि अगर वो ज़ायरस एकेडमी में उसका स्टूडेंट बना तो वो उसे डिसिप्लिन जरूर सिखाएगा, और आर्थर कहता है कि उसे इसका इंतजार रहेगा। घर पहुंचने पर आर्थर देखता है कि उसके और एलाइजा के लिए ज़ायरस एकेडमी से पार्सल्स आए हैं जिनमें उनकी यूनिफॉर्म्स हैं। उनकी स्टूडेंट लाइफ शुरू होती है जिसमें उनके साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं, और कुछ तो पहले से ही आर्थर का इंतजार ज़ायरस एकेडमी में कर रहे थे। अगले दिन आर्थर अपनी मॉम और सिस्टर को फीनिक्स पेंडेंट्स देकर एलाइजा के साथ फाइनली एकेडमी के लिए निकल जाता है। ज़ायरस एकेडमी बहुत ही मैग्निफिसेंट है, जहाँ के स्टूडेंट्स दुनिया भर में फेमस हैं। एंट्रेंस सेरेमनी के लिए स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगाने जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आर्थर ने एकेडमी में खुद को डुअल एलिमेंटल मैजिशियन बताकर एडमिशन लिया है, जिसके पास अर्थ और विंड एलिमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटीज हैं। एलाइजा और आर्थर अपनी सीट्स पर बैठते हैं कि तभी डायरेक्टर सिंथिया वहां आ जाती हैं, जो आर्थर को एकेडमी में देख बहुत खुश हैं। वो किसी से भी शांत रहने को नहीं कहती क्योंकि उन्होंने अपने मैजिक से ही सबको म्यूट कर दिया था। वो सबको वेलकम करते हुए बताती हैं कि ये साल बड़ा ही खास है क्योंकि इस साल काफी ज्यादा तादाद में डवार्फ्स और एल्फ्स ने ज़ायरस एकेडमी में एडमिशन लिया है। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है और इसी कारण से उनकी हेल्प करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल बनाई गई है, जिनके मेंबर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। स्टूडेंट काउंसिल में लीलिया है, पर कोई ऐसा भी था जिसकी खूबसूरती देख पूरा हॉल चहक उठा। सिल्वी और आर्थर भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आर्थर कई सालों बाद अपनी सबसे पुरानी दोस्त टेसिया को अपने सामने देख रहा था। टेसिया स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होने के साथ साथ डायरेक्टर की डिसाइपल भी है। टेसिया एकेडमी में फेमस है क्योंकि डायरेक्टर ने आज तक कभी भी किसी को डिसाइपल नहीं लिया था। टेसिया स्पीच देते हुए सबको रेसिज्म खत्म कर पुराने ख्याल छोड़ एकता से रहने के लिए एनकरेज करती है, और इसी के साथ पूरा हॉल तालियों के शोर से उसे सपोर्ट करता है। एलाइजा का दिल टेसिया पर आ गया था, पर आर्थर उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहता है। सेरेमनी के बाद वो दोनों बाहर जा रहे थे, जहां उन्हें 2 स्टूडेंट्स बहस करते नजर आए। रेसिज्म शुरू हो चुका था और वो दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे को बैटल के लिए चैलेंज करते हैं। हमें पता चलता है कि उनके बैजेस असल में आर्टिफैक्ट्स हैं जो एकेडमी उन्हें देती है, जिससे बैटल के वक्त उनके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है और उन्हें बैटल करने की ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है। बैटल शुरू हुई और ह्यूमन शुरू से ही डॉर्फ पर भारी था, पर डॉर्फ भी उसका सामना करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी ह्यूमन चालाकी से डॉर्फ की आंखों में मिट्टी डाल देता है और एक ही अटैक से उसे हरा देता है। बैटल खत्म हो चुकी थी, पर ह्यूमन अभी भी रुकने वाला नहीं था। तभी आर्थर प्रेसिडेंट का नाम लेकर सबका ध्यान भटका देता है, पर प्रेसिडेंट को वहां ना देखकर वो स्टूडेंट आर्थर पर भड़क जाता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी टेसिया सच में वहां आ जाती है। टेसिया उन्हें इंटरप्ट करती है, पर ये जानकर ब्लैंक हो जाती है कि लिलिया और आर्थर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और एक ही घर में रहते हैं। टेसिया को देख वो स्टूडेंट सीधा बनने की कोशिश करता है, पर उसके गुस्से के सामने अपनी गलती मान ही लेता है। टेसिया आर्थर को स्कूल के पहले दिन लड़ाई झगड़ा करने से मना करती है, पर आर्थर खुद को सही साबित करने के लिए टेसिया से बहस कर वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद आर्थर रियलाइज करता है कि शायद टेसिया को देख वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कुछ ज्यादा ही बोल गया। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर सिंथिया पर्सनली आर्थर से मिलने आई हैं। साक्षात डायरेक्टर को अपने कमरे में देख एलाइजा हैरान हो जाता है, पर सिचुएशन समझ वो डायरेक्टर और आर्थर को अकेले बात करने छोड़ देता है। आर्थर को देख डायरेक्टर को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उसने ब्रेसलेट से अपने आधे एलिमेंट्स को सील किया हुआ है। आर्थर बताता है कि ऐसा उसने लूकस से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए किया है, पर सिंथिया इस सब के बारे में पहले से ही जानती थी।
आर्थर सीनियर्स के साथ हाई लेवल डिविएंट थ्योरी की क्लासेस लेना चाहता है क्योंकि उसके डिविएंट एलिमेंट्स की प्रोग्रेस रुक गई थी। सिंथिया उसे अलाउ करती है और साथ ही में सीनियर्स की मॉक बैटल्स देखने की स्पेशल परमिशन भी देती है, पर उसकी एक शर्त है। उसने स्टूडेंट्स की आवाज उठाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल बनाई थी, पर इससे रेसिज्म खत्म नहीं हो रहा है और इसीलिए उसने एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाई है और वो चाहती है कि आर्थर उस कमेटी को ज्वाइन करे। आर्थर मना करता है, पर सिंथिया उसे प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी का लालच देकर मना ही लेती है। उससे कॉन्फिडेंस था कि आर्थर मान जाएगा और इसीलिए वो पहले से ही उसकी डिसिप्लिन कमेटी की यूनिफॉर्म लेकर आई थी। जाते जाते वो आर्थर से अपने बचपन की दोस्त टेसिया को मनाने के लिए कहती है और ये सुन एलाइजा के सारे सपने टूट जाते हैं। आर्थर एलाइजा को अपने बचपन के बारे में बताते हुए मेस में डिनर करने आ जाता है। डिनर करने बैठते ही एक रॉयल फैमिली का नवाब चार्ल्स एलाइजा को अपना ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देने आता है। वो अपनी फैमिली का नाम रेवन पुअर बताता है, जिससे एलाइजा मिसप्रोनाउंस कर रेवन पूप कह देता है। ये सुन सभी लोग चार्ल्स का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे इरिटेट होकर वो आर्थर को पंच करने आता है। तभी वहां मैजिक से वाइन्स आ जाती हैं जो चार्ल्स को पकड़ लेती हैं। आर्थर ने मेस के बाहर किसी को नोटिस किया, जिसे देख वो मुस्कुराने लगता है। वो वाइन्स टेसिया ने प्लांट मैजिक से क्रिएट की थी। वो एक डुअल एलिमेंटल मेज बन चुकी है जिसके पास विंड और प्लांट मैजिक यूज करने की एबिलिटीज हैं। काफी टाइम बाद आर्थर और टेसिया फाइनली साथ हैं और आर्थर टेसिया को गार्डियन की कोर गिफ्ट करता है क्योंकि प्लांट मैजिक की वजह से वो इस कोर के लिए परफेक्ट है। अगले दिन आर्थर डिसिप्लिन कमेटी की यूनिफॉर्म में उनके ऑफिस के बाहर खड़ा है। ऑफिस का दरवाजा खोलते ही उसका स्वागत एक शेर की दहाड़ से होता है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं डरता। फोर्थ ईयर मेंबर काय उसे वेलकम कर ऐसे स्वागत करने के लिए माफी मांगता है। वो असल में आर्थर को टेस्ट करना चाहता था, पर सिल्वी के सामने शेर को भीगी बिल्ली बना देख वो भी काफी हैरान है। हम एक और मेंबर डोराड्रिया से मिलते हैं जो आर्थर की तरह ही फर्स्ट ईयर है। बाकी मेंबर्स में प्रिंस कर्टिस और प्रिंसेस कैथलीन है और ये शेर असल में कर्टिस का ही ए लेवल बीस्ट है जो किंग ने ऑक्शन में उसके लिए खरीदा था। एक और मेंबर फेरिथ भी आर्थर को ग्रीट करता है। ये वही मेंबर है जो स्टार्टिंग में आर्थर के साथ ह्यूमन किंगडम आया था। कमिटी लीडर 6th ईयर बैटल मेज क्लेयर ब्लेडहार्ट है, जिसके अंकल असल में एडवेंचरर गिल्ड के हेड कैस्पियन ब्लेडहार्ट हैं। लास्ट मेंबर थियोडोर आर्थर की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उससे हाथ मिलाता है और ग्रेविटी मैजिक यूज कर उस पर 100 गुना वजन डाल देता है। आर्थर बीस्ट विल की वजह से टिका हुआ था और ये देख सभी मेंबर्स उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अगले दिन से आर्थर को क्लास में बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगी क्योंकि पूरी अकेडमी में बस 8 ही लोग डिसिप्लिन कमेटी का हिस्सा हैं और इन मेंबर्स को काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आर्थर की क्लास शुरू होने वाली है। ये प्रैक्टिकल मैना मैनिपुलेशन की क्लास है और इसका प्रोफेसर वही आदमी है जिससे आर्थर वर्कशॉप के बाहर टकरा गया था। प्रोफेसर आर्थर को एक नजर में पहचान गया और उससे उस दिन का बदला लेने का मन बना लेता है। वो आर्थर को प्रवोक करने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स की स्ट्रेंथ देखना चाहता है। आर्थर उसकी मंशा समझ गया था, पर फेरिथ उसके जाल में फंस जाता है और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोफेसर के साथ बैटल करने को तैयार हो जाता है। फेरिथ हाई लेवल स्पेल का यूज करता है, पर प्रोफेसर अपनी ब्लू फ्लेम से उसे एक ही अटैक में डिफीट कर देता है। वो उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स तो काफी कमजोर निकले, पर वो अभी भी आर्थर को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कैथलीन वॉलंटियर करती है। उसका मैजिक पावरफुल है और धीरे धीरे अपने अटैक से वो प्रोफेसर पर हावी होने लगती है। तभी प्रोफेसर एक्साइटमेंट में आकर उस पर मल्टीपल अटैक्स कर देता है, जिससे कैथलीन का बचना नामुमकिन था क्योंकि उसने कोई भी प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं बनाया था। पर आर्थर समय रहते ही वहां पहुंच उसे बचा लेता है। प्रोफेसर अपनी गलती छुपाते हुए कहता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में थी, पर आर्थर अब इस सब से तंग आ चुका था और फाइनली उससे बैटल करने को तैयार हो जाता है। प्रोफेसर अपनी पूरी पावर से आर्थर पर अटैक करता है, जिन्हें वो आसानी से डॉज कर रहा था। बैटल धीरे धीरे घमासान होने लगी और ये कहीं से भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं लग रहा था। आर्थर प्रोफेसर पर हावी होने लगता है और जब प्रोफेसर को समझ आया कि वो आर्थर से नहीं जीत सकता तो वो सरेंडर करने की कोशिश करता है, पर आर्थर अपने विंड मैजिक से पावरफुल अटैक्स कर उसे डिफीट कर देता है। क्लास ओवर हो चुकी थी और आर्थर को रियलाइज हो रहा है कि उसे अपने विंड मैजिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कई बार प्रोफेसर उस पर भारी पड़ रहा था। अगली क्लास आर्टिफिशिंग की है, जहां आर्थर इन्वेंशंस और गैजेट्स के बारे में सीखेगा। वो वहां एमिली से मिलता है जो नए गैजेट्स बनाने के लिए काफी पैशनेट है। उसे जानकर हैरानी होती है कि एमिली ने ही प्रोजेक्शन डिस्प्ले आर्टिफैक्ट बनाया था जिससे किंग की अनाउंसमेंट शहर में ब्रॉडकास्ट हुई थी।
इस क्लास के प्रोफेसर फेमस इन्वेंटर गिडियन हैं, जो सबको बड़े गर्व से अपनी इन्वेंशंस के बारे में बता रहे हैं। तभी सिंथिया का बीस्ट आउल वहां आ जाता है, जिसे देख सिल्वी घबरा जाती है। सिंथिया ने आर्थर को अपने ऑफिस में बुलाया था। ऑफिस पहुंचने पर आर्थर को लगा कि सिंथिया उससे प्रोफेसर के साथ हुई बैटल के बारे में पूछेगी, पर मामला बिल्कुल ही उल्टा था। सिंथिया आर्थर को बताती है कि उसने प्रोफेसर को एकेडमी से निकाल दिया है और वो चाहती है कि आर्थर टेम्परेरी प्रोफेसर बन उसकी जगह बच्चों को पढ़ाए। आर्थर ये सुनकर हैरान है, क्योंकि आज उसके स्कूल का पहला ही दिन था, पर सिंथिया उसे इस सब की चिंता करने से मना करती है, क्योंकि एकेडमी में अक्सर क्वालिफाइड सीनियर्स जूनियर्स को पढ़ाया करते हैं। और ये सुनकर आर्थर भी प्रोफेसर बनने को तैयार हो जाता है। आर्थर के जाने के बाद सिंथिया अपने बीस्ट एवियर से आर्थर के लिए उसकी ओपिनियन पूछती है, जिस पर एवियर उसे वार्न करता है कि उसे आर्थर को एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। आर्थर काफी स्पेशल है और इसका अंदाजा उसके मैना बीस्ट से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि वो कोई व्हाइट फॉक्स नहीं बल्कि ड्रैगन है। एवियर सिंथिया को आर्थर का खास ध्यान रखने को कहता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने कभी भी आर्थर को बिट्रे किया तो शायद वो इस कॉन्टिनेंट का आखिरी दिन होगा। आर्थर अपनी स्पेशल क्लासेस के लिए सीनियर डिवीजन में आ चुका है, जिसकी परमिशन उसे सिंथिया ने दी थी। वहाँ उसे क्लेयर और कर्टिस भी मिलते हैं, जो उसे देख बहुत खुश हैं। टेसिया भी इन क्लासेस को अटेंड करती है, पर आर्थर और क्लेयर को साथ देख वो जेलस फील करने लगती है। क्लासेस का टाइम हो चुका था, पर आर्थर ने किसी ऐसे को देखा जिसे देख उसका खून खौल गया और उसके बदले की आग वापस सुलग गई। हम देखते हैं कि इन क्लासेस को आर्थर का जानी दुश्मन लूकस वाइक्स भी अटेंड करता है। तभी आकाश में एक बड़ा बाज आ गया, जिस पर सवार थी इस क्लास की प्रोफेसर ग्लोरी। आर्थर उनका लेवल देखने की कोशिश करता है, पर ग्लोरी उसे ब्लॉक कर देती है, क्योंकि वो अपना लेवल हाइड कर रही थी। प्रोफेसर आर्थर से कहती है कि उन्हें अपने कलीग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्लोरी के बताने पर कि आर्थर उनके जूनियर्स का नया प्रोफेसर है, सभी सीनियर्स हैरान हो जाते हैं और आर्थर से जलने लगते हैं। ग्लोरी भी आर्थर के मजे लेती है और उसे अपनी क्वालिफिकेशंस प्रूव कर सबका मुंह बंद करने को कहती है। कर्टिस उन्हें एक मॉक टीम बैटल का आइडिया देता है, जिसमें डिसिप्लिन कमेटी और स्टूडेंट काउंसिल दोनों पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। लूकस भी स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से फाइट करना चाहता था। दोनों टीम्स में 3-3 मेंबर्स हैं। बैटल शुरू हुई और सबने अपने अपने पार्टनर्स चूज कर लिए। टेसिया कर्टिस से फाइट कर रही थी, पर आर्थर का ओपोनेंट लूकस था। ग्लोरी उन्हें बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी और ये देखकर आर्थर भी अपना प्रेशर रिलीज करता है, जिससे वहां सभी लोग सहम जाते हैं। लूकस अपने फायर मैजिक से अटैक स्टार्ट करता है और धीरे धीरे आर्थर पर भारी पड़ने लगता है। बीते टाइम में लूकस काफी पावरफुल बन चुका था और आर्थर के लिए अपनी पावर्स को हाइड कर उसका सामना करना मुश्किल हो रहा था। फायर मैजिक की वजह से आर्थर लूकस के करीब ही नहीं पहुंच पा रहा था, तो अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। वो एक टेक्निक सोचता है कि अगर वो एटमॉस्फेयर में विंड को छोड़ एयर पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करे तो इससे वो ऑक्सीजन को रिमूव कर फायर का तोड़ निकाल सकता है। ग्लोरी लूकस के मैजिक से काफी इम्प्रेस्ड है, पर आर्थर के अटैक्स की इनकंसिस्टेंसी उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी ओपिनियन एकदम चेंज कर देता है। आर्थर ने विंड मैजिक से एक वैक्यूम बैरियर बना लिया था, जिससे लूकस की फायर उसे छूते ही बुझ जा रही थी। फाइट के बीच में आर्थर को ऐसी टेक्निक का इजाद करते देख ग्लोरी की एक्सपेक्टेशंस उससे काफी बढ़ जाती हैं। लूकस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपना फायर प्रोटेक्टर मैनिफेस्ट कर आर्थर पर अटैक करता है। तभी अचानक वहां आर्थर को बहुत सारा मैना फील हुआ और सिल्वी ने उसे इन्फॉर्म किया कि टेसिया की जान खतरे में है। ग्लोरी भी टेसिया की तरफ बड़ी तेजी से जा रही थी। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आया और टाइम कम होने की वजह से वो अपनी ड्रैगन विल एक्टिवेट कर लेता है। स्टैटिक वॉइड से टाइम फ्रीज हो चुका था, पर आर्थर की हालत बिगड़ने लगी थी। वो ऑलरेडी वैक्यूम बैरियर बनाने में काफी मैना यूज कर चुका था, पर वो किसी तरह मैनेज कर टेसिया की तरफ भागने लगता है। वो देखता है कि कर्टिस ने बीस्ट विल एक्टिवेट कर टेसिया पर अटैक किया है, पर टेसिया बिना किसी बैरियर के ही वहां खड़ी है और कर्टिस का अटैक उसे हिट करने ही वाला है। आर्थर भागते हुए टेसिया के पास जाता है और इस अटैक को रोकने की पावर उसमें नहीं बची थी, तो वो टेसिया को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। कुछ वक्त पहले टेसिया और कर्टिस फाइट कर रहे थे, पर तभी टेसिया को अपनी मैना कोर में दर्द महसूस होने लगा। कर्टिस को इसका पता नहीं था और अच्छा मौका देख वो बीस्ट विल से अटैक कर देता है। टेसिया प्लांट मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी उसका दर्द बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि उसकी कोर को प्लांट मैजिक ने जकड़ लिया है, जिससे वो गिरने लगती है। इसके बाद वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ग्लोरी वहां पहुंच चुकी थी, पर जो उसने देखा उसका यकीन करना मुश्किल था। आर्थर ने उससे पहले ही वहां पहुंचकर टेसिया को बचा लिया था, पर इसमें वो बुरी तरह घायल हो चुका था।
आगे हम देखते हैं कि आर्थर को इन्फर्मरी में होश आता है और सिंथिया उसके हालचाल लेने वहां आई हुई है। वो उसे बताती है कि टेसिया को ज्यादा इंजरीज नहीं आई हैं, पर उसकी कोर में कुछ गड़बड़ है। आर्थर गेस कर लेता है कि ऐसा बीस्ट विल की वजह से है जो उसने टेसिया को दी थी, क्योंकि उसकी बॉडी विल को हैंडल नहीं कर पा रही है। अगले दिन आर्थर की फैमिली भी उससे मिलने आ गई। टेसिया की फैमिली भी वहां आ जाती है। किंग और क्वीन को देखकर आर्थर के पेरेंट्स सम्मान में झुक जाते हैं, पर किंग उनका धन्यवाद कर बताता है कि आर्थर असल में उनकी बेटी टेसिया को प्रोटेक्ट करने में ही घायल हुआ है। वो लोग काफी टाइम से आर्थर की फैमिली से मिलना चाहते थे, क्योंकि आर्थर ने पहले भी टेसिया को स्लेव ट्रेडर्स से बचाकर सेफली एल्फ किंगडम पहुंचाया था। आर्थर के पूछने पर विरियन बताता है कि टेसिया की बॉडी बीस्ट कोर से कंपैटिबल है, पर वो ये जानने में उत्सुक था कि आखिर आर्थर को गार्डियन की कोर मिली कैसे। आर्थर जवाब में कहता है कि बीस्ट को मार कर ही उसकी कोर मिल सकती है, और विरियन को अब उसके कारनामों से ज्यादा हैरानी नहीं होती थी। धीरे धीरे और भी लोग आर्थर से मिलने आने लगे और ये सिलसिला पूरे दिन चला। आखिर में टेसिया उससे दोबारा मिलने आती है, क्योंकि उसने अभी तक आर्थर को थैंक्स नहीं कहा था। वो आर्थर से माफी भी मांगती है, क्योंकि वो उसकी इस हालत का फायदा उठाने वाली थी। आर्थर जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो उसे किस कर लेती है। आर्थर अपनी इंजरीज से धीरे धीरे रिकवर कर रहा था और अब उसकी पहली क्लास का भी टाइम आ चुका था। क्लास से पहले आर्थर गिडियन और सिंथिया के साथ उसकी प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी देखने जा रहा है। हमें पता चलता है कि टेसिया का एसिमिलेशन प्रोसेस चल रहा है और वो जल्दी ही विरियन के साथ वापस एलिनोर जाने वाली है। तभी गिडियन फैसिलिटी का दरवाजा खोलता है और हमें एक ट्रेनिंग ग्राउंड देखने को मिलता है जो नेचुरल मैना से भरपूर है। वहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन गिडियन का बनाया हुआ आर्टिफैक्ट टोबी है। गिडियन टोबी के तारीफ में पुल बांधते हुए बताता है कि वो एक ट्रेनिंग ऑपरेटर है जो मिड टीयर स्पेल्स को हैंडल कर सकता है और लेवल 5 पर डार्क ऑरेंज स्टेज के मैजिशियन से भी फाइट करने में सक्षम है। ये सुनकर आर्थर टोबी को टेस्ट करना चाहता है। वो अपना ब्रेसलेट उतार फायर मैजिक से ब्लू फ्लेम्स मैनिफेस्ट कर टोबी को पंच करता है और उसके एक ही पंच से टोबी धराशाही हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डंजन में लांसेस मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर्स कुछ अजीब है जिन्हें पहले कभी भी वहां देखा नहीं गया था। लांस बैरन को उन मॉन्स्टर्स का वहां होना एक अनजान खतरे का इशारा कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि आर्थर टोबी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और बीच बीच में गिडियन को फीडबैक्स देकर टोबी के वीक पॉइंट्स बता रहा है, जिससे टोबी को फ्यूचर में इम्प्रूव किया जा सके। आर्थर बताता है कि अभी टोबी एक सिंगल प्रोटेक्टिव मैना लेयर का यूज कर खुद को उसके अटैक से बचाता है, पर यह तरीका टिकाऊ नहीं है। वो सुझाव देता है कि इसके बदले टोबी को कई सारी इंडिविजुअल शील्ड्स बनानी चाहिए, जिससे उसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आर्थर के इस सजेशन से सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनके वर्ल्ड में ऐसा कॉन्सेप्ट किसी ने भी नहीं सोचा था। फाइनली आर्थर की क्लास का टाइम हो चला है। क्लास की तरफ जाते वक्त वो कमजोरी से लड़खड़ा रहा है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर ली थी और अभी उसकी इंजरीज भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे कैथलीन मिल जाती है जो उसे सपोर्ट कर क्लास तक पहुंचाती है, क्योंकि आज वो भी उसकी स्टूडेंट है। आर्थर को प्रिंसेस के साथ एंट्री करते देख सभी स्टूडेंट्स उससे और भी ज्यादा जेलस हो जाते हैं। आर्थर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर क्लास उसे वेलकम नहीं करती और स्टूडेंट्स उससे पढ़ना भी नहीं चाहते थे। एक और स्टूडेंट ने जब हीरो बनने की कोशिश की तो आर्थर ने अपने प्रेशर से उसे उसकी औकात याद दिला दी। आर्थर स्टूडेंट्स को साफ शब्दों में समझा देता है कि चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, पर सच तो यही है कि आर्थर उनका टीचर है। स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर जाने के लिए फ्री हैं, पर अगर वो ये जानना चाहते हैं कि आर्थर स्कूल के पहले दिन ही उनका प्रोफेसर और डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर कैसे बना, तो उन्हें उसकी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। और इसके बाद सारे स्टूडेंट्स आर्थर को सुनने में काफी इंटरेस्टेड लग रहे थे। क्लास शुरू हुई और आर्थर सबसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या वाकई कोर के कलर से मैजिशियन की पावर को मेजर किया जा सकता है। इसका जवाब किसी को भी पता नहीं था और वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए 6 वॉलंटियर्स को बुलाता है। इनमें से 3 कॉन्जरर्स थे और 3 ऑग्यूमेंटर्स। वो उन्हें अपनी बेसिक लेवल स्पेल एक्टिवेट करने को कहता है। सभी अपनी एलिमेंटल एबिलिटी के हिसाब से ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद वो ऑग्यूमेंटर से स्पेल लॉन्च करने को और कॉन्जरर्स से अपनी स्पेल को वापस अब्सॉर्ब करने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सुना था। स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, पर वो आर्थर के बताए हुए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हाई लेवल ऑग्यूमेंटर्स ही अपनी स्पेल को लॉन्च कर सकते थे। आर्थर उन्हें डेमो देते हुए अपनी विंड स्पेल लॉन्च करता है, जिससे क्लास का एक एरिया डैमेज हो जाता है।
स्टूडेंट्स को ऐसा करना अब मुमकिन लगने लगा और क्लास खत्म होने के बाद वो अपने नए प्रोफेसर की टीचिंग से काफी खुश नजर आ रहे थे। अगली क्लास गिडियन की थी जिसमें आर्थर को कई असाइनमेंट्स मिले थे, पर एमिली उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने स्पेयर प्रोजेक्ट्स देने को तैयार है। होमवर्क से बचने की खुशी आर्थर के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और उसे एमिली उस समय किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। तभी एलाइजा वहां आता है और आर्थर को इन्फॉर्म करता है कि डायरेक्टर ने उससे ट्रेनिंग रूम में बुलाया है। ट्रेनिंग रूम में टेसिया पहले से ही आर्थर का इंतजार कर रही थी। एसिमिलेशन प्रोसेस में टेसिया को गार्डियन की विल से फाइट कर उस पर कंट्रोल पाना था। आर्थर जो एक 4 एलिमेंटल मैजिशियन है, वो मैजिक से टेसिया को सपोर्ट कर उसकी एसिमिलेशन प्रोसेस में हेल्प करने आया था। इस प्रोसेस में आर्थर को अपना मैना टेसिया की बॉडी में फ्लो कराना है। आर्थर एक बैटरी की तरह है जो टेसिया की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना उसे गार्डियन की स्पिरिट से फाइट करने की ताकत दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो थक जाते हैं और टेसिया आर्थर से अपनी फीलिंग्स शेयर कर उससे कहती है कि वो उनकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती है। पर आर्थर की बॉडी में इस समय आधी उम्र का आदमी किंग ग्रे है जो इन सभी सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं जानता। वो मजाक करने लगता है जिससे टेसिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जाते समय वो आर्थर को काफी भला बुरा भी सुना देती है। वो कहती है कि भले ही आर्थर कितना भी स्मार्ट, पावरफुल और करेजियस क्यों ना हो, पर वो हमेशा एक झूठ का नकाब ओढ़े रहता है और प्रिटेंड करता है जैसे उसे उसके आसपास की लोगों की फीलिंग्स से कोई फर्क ना पड़ता हो। आर्थर रियलाइज करता है कि जो भी टेसिया ने कहा वो सब सच है। रात में हॉस्टल वापस जाते वक्त हम देखते हैं कि कुछ लोग आर्थर का पीछा कर रहे हैं। आर्थर सेंस कर लेता है कि वो असल में लूकस का ही ग्रुप है। लूकस ये जानने आया था कि मॉक बैटल में आर्थर उसके मैजिक से बच कुछ ही सेकंड्स में ट्रेनिंग एरिया के दूसरी तरफ कैसे पहुंचा और उसने टेसिया को कैसे बचाया। ये बात तब से लूकस को खाए जा रही थी, पर आर्थर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी लूकस के ग्रुप का एक मेंबर मार्कोइस आर्थर पर भड़क जाता है। वो प्रिंसेस कैथलीन को पसंद करता है और आर्थर को उनके साथ देखना उसे स्वीकार नहीं है। वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लगा और उसका मैना भी ओवरफ्लो कर रहा था। उसका फ्रेंड चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मार्कोइस कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं था। उसकी बॉडी ग्लो करने लगी और वो बड़े विचित्र तरीके से बात करने लगा। लूकस उसकी हालत देख खुश था, जैसे वो उसकी कंडीशन के बारे में जानता हो। सिल्वी को भी खतरे का एहसास होने लगा क्योंकि मार्कोइस की बॉडी से एक डार्क ऑरा निकल रहा था। तभी मार्कोइस ने आर्थर पर अटैक कर दिया। आर्थर उसे डॉज करते हुए लूकस को वॉर्न करता है, पर लूकस अपनी आदत से मजबूर प्रिटेंड करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और वो चार्ल्स के साथ वहां से भाग जाता है। मार्कोइस ने फिर से आर्थर पर अटैक किया और आर्थर किसी तरह उसका अटैक ब्लॉक कर उसे डिफीट करने का तरीका सोच ही रहा था कि तब तक सिल्वी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और मार्कोइस पर अटैक करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। क्लेयर एक्सप्लोजन सुन भागते हुए वहां आ जाती है और आर्थर उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। क्लेयर मार्कोइस की स्पाइन चेक करती है और हम देखते हैं कि उसकी स्पाइन पर कुछ खूनी सिंबल्स हैं। मार्कोइस को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और क्लेयर आर्थर के साथ इस इंसिडेंट के बारे में डायरेक्टर को इन्फॉर्म करने चली जाती है। डायरेक्टर ऑफिस का दरवाजा खोलते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ 2 लैंसेस प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक लूकस का बड़ा भाई बैरन है। लैंसेस को देख क्लेयर एक्साइटमेंट में खुद को इंट्रोड्यूस कर बताती है कि वो भी एक दिन लैंस बनना चाहती है। लैंसेस बहुत बिजी हैं तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर लैंस एलिया क्लेयर को इनकरेज करती है। आर्थर और सिल्वी भी रियलाइज करते हैं कि लैंसेस वाकई बहुत पावरफुल हैं। आर्थर के पूछने पर कि लैंसेस वहाँ क्यों आए थे, सिंथिया उनकी बात को इग्नोर कर देती है और उनसे लूकस के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है। आर्थर उन्हें सब बताता है पर मार्कोइस की कंडीशन ज्यादा विस्तार में समझाता है। सिंथिया ये सुनकर परेशान हो जाती है और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही हो। सिंथिया उनसे स्टूडेंट्स पर कड़ी नजर रखने को कहती है। उसके बाद आर्थर और क्लेयर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एवियर वहाँ आ गया और परेशान सिंथिया कहती है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो कई सैक्रिफाइसेस देने होंगे और वो ये नहीं जानती कि वो लोग इतना जल्दी रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। अपने रूम की तरफ वापस जाते वक्त आर्थर बैरन और लूकस को बात करते देख छुप जाता है और यही सोचता है कि बैरन के रहते वो लूकस से कभी भी रिवेंज नहीं ले पाएगा। वो अपनी ब्लड लस्ट रिलीज कर देता है कि तभी लैंस एलिया उस पर अपनी स्वॉर्ड तान देती है। वो उसकी ब्लड लस्ट को फील कर पा रही थी, पर आर्थर इसे मिसअंडरस्टैंडिंग बताता है। आर्थर के पूछने पर एलिया बताती है कि वो लैंसेस में सबसे वीक है और बैरन सबसे पावरफुल लैंस है, पर एलिया के सेंसेस बहुत एक्यूरेट हैं जिसकी वजह
से उसने आर्थर की ब्लड लस्ट को सेंस कर लिया था। उनके जाने का समय हो चुका था और आर्थर एलिया को उसके सवालों का जवाब देने के लिए थैंक्स करता है। आर्थर को देख एलिया को अपने छोटे भाई की याद आती है जो अगर वहाँ होता तो आर्थर की ही एज का होता। अगले दिन डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग में हमें एक बहुत बुरी खबर मिलती है कि पिछली रात मार्कोइस का देहांत हो गया था। ये न्यूज सुनकर आर्थर बहुत शॉक्ड है। मार्कोइस की डेथ का कारण मैना ओवरफ्लो बताया गया है पर उन्हें सारी डिटेल्स की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से थियोडोर गुस्से में है। उन्हें पेट्रोलिंग करने के भी ऑर्डर्स मिले हैं। सभी मेंबर्स को टीम्स में पेट्रोलिंग करनी है पर काय अकेले पेट्रोलिंग करना चाहता है। डिसिप्लिन कमेटी की यूनिफॉर्म्स की खास बात उनमें लगे डैगर्स हैं जो असल में कम्युनिकेशन डिवाइस का काम करते हैं। रात में पेट्रोलिंग करते वक्त आर्थर कुछ स्टूडेंट्स को रेसिज्म प्रमोट करते देख उन्हें पकड़ लेता है। वो उनकी स्पाइन पर सिंबल्स चेक करता है पर कुछ भी न मिलने पर उसका पार्टनर थियोडोर उन स्टूडेंट्स को ले जाता है। थोड़ी देर बाद आर्थर किसी का डार्क मैना सेंस करता है तो वो छुपकर वहीं ऑब्जर्व करने लगता है। उसने किसी को भागते हुए देखा जिसकी स्पाइन पर भी वही सिंबल्स थे। वो उसका पीछा कर ही रहा था कि तभी काय उसे बुलाता है, जिससे वो बंदा अलर्ट होकर वहां से भाग जाता है। काय के पूछने पर कि आर्थर उसके एरिया में क्या कर रहा है वो उसे समझाता है पर तब तक उनका डैगर शाइन करने लगता है जो कि थियोडोर का सिग्नल था। काय आर्थर को उस एरिया की जिम्मेदारी उस पर छोड़ थियोडोर के पास जाने को कहता है पर काय के एक्सप्रेशंस कुछ और ही बयां कर रहे थे। थियोडोर के पास पहुंचने पर आर्थर को पता चला कि किसी पावरफुल आर्गुमेंटर ने उस पर पीछे से अटैक किया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। आर्थर को काय के एरिया से आते देख मेंबर्स उसे उस पर विश्वास करने को कहते हैं क्योंकि आर्थर को काय पर शक होने लगा था। अगले दिन प्रोफेसर ग्लोरी की क्लास में आर्थर उन्हें परेशान देखता है। ग्लोरी बताती है कि इस बार लांसेस की इन्वेस्टिगेशन के चलते सभी हाई लेवल डंजन्स को बैन कर दिया गया है। ग्लोरी हर साल स्टूडेंट्स को इन डंजन्स में फील्ड ट्रिप के लिए ले जाती है और इस बार उन्हें किसी लो लेवल डंजन में ही जाना पड़ेगा। आगे हम आर्थर और टेसिया को देखते हैं जो प्रैक्टिस से थकने के बाद एक फाउंटेन के पास रिलैक्स कर रहे हैं पर तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और पीछे देख आर्थर घबरा जाता है। ट्रेनिंग रूम में सिंथिया आ गई है जो बहुत बुरी तरह घायल है। वो उन्हें अपनी इस हालत का असली रीजन नहीं बताती और उन्हें उसकी चिंता करने से मना करती है। आर्थर जानता था कि वो कुछ छुपा रही है पर वो उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ लांसेस की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है जहां बैरन और एलिया लांस वेरे का वेट कर रहे हैं। वेरे आते ही इन्फॉर्म करती है कि उन्हें कुछ मैजिशियंस के ट्रेसेस मिले हैं जो डेकाथन से नहीं है। नए कॉन्टिनेंट की न्यूज रिवील हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं बीता था और अभी से ही दूसरे कॉन्टिनेंट के मैजिशियंस डेकाथन में आने लगे थे। पर सबसे जरूरी बात जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था वो ये थी कि कुछ टाइटैनिक ब्लड वॉर्म्स को लो लेवल डंजन्स में देखा गया है। नॉर्मली ये ब्लड वॉर्म्स हाई लेवल डंजन्स में पाए जाते हैं पर काफी टाइम से वो अपना रास्ता बदल लो लेवल डंजन्स में माइग्रेट करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एडवेंचरर्स और फील्ड ट्रिप पे गए स्टूडेंट्स का सामना इन हाई लेवल मॉन्स्टर से हो जाएगा जिससे उनकी जान को खतरा है। एलिया सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मांगती है क्योंकि उसका सेंसरी मैजिक काफी स्ट्रॉन्ग है तो वो ब्लड वॉर्म्स को जल्दी ट्रैक कर पाएगी। आगे डिसिप्लिन कमेटी रूम में सभी मेंबर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं पर काय का मेटल वायर मैजिक देख आर्थर बहुत क्यूरियस है। मीटिंग में क्लेयर बताती है कि कुछ ही वीक्स में वो, कर्टिस और आर्थर फील्ड ट्रिप पर जाएंगे और उनकी एब्सेंस में बाकी मेंबर्स को एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। काय, फेरेट और डॉड्रिया वॉलंटियर करने को राजी हो जाते हैं। मीटिंग के बाद आर्थर क्लेयर से काय के मैजिक एट्रीब्यूट के बारे में पूछता है पर काय ये सुनते ही आर्थर से उसके प्रति इस अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट का रीजन पूछता है। काय कहता है कि वो उसे अपने मैजिक के बारे में बता तो देगा पर इसके बाद आर्थर को मरना पड़ेगा। क्लेयर मामला शांत करती है और आगे हम एलाइजा और आर्थर को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते देखते हैं। एलाइजा आर्थर से हार जाता है पर जब आर्थर ने उसकी हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाया तो एलाइजा को उसमें किंग ग्रे की धुंधली सी इमेज दिखने लगी और उसके सर में तेज दर्द होने लगा। उसे एंगर, गिल्ट, बिट्रेयल जैसे नेगेटिव इमोशंस फील होने लगे पर थोड़ी ही देर में उसका दर्द ठीक हो गया और वो रेस्ट करने के लिए हॉस्टल जाने लगा। वो आर्थर की हेल्प लेने से मना कर देता है और आर्थर उसके इस अजीब बिहेवियर से बहुत हैरान है। अगले दिन भी एलाइजा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और उसे देख आर्थर को ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे नाराज हो। दूसरी तरफ एलिया अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी और लांसवेरे का शक सही साबित होता दिख रहा था क्योंकि टाइटैनिक ब्लड वॉर्म्स एक ही एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। वो एक टनल में जाती है जो थोड़ी ही दूर जाने के बाद खाई में बदल जाता है और उस खाई के नीचे एक बड़ा ही खतरनाक मॉन्स्टर
हेडीज सरपेंट है जो एक और टनल की रखवाली कर रहा था। ये मॉन्स्टर पहले से कुछ डिफरेंट है क्योंकि इसके 2 हॉर्न्स हैं और इसका कलर भी पहले के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा था। एलिया इसके बारे में इन्फॉर्म कर बैकअप की रिक्वेस्ट करती है। स्टूडेंट्स की फील्ड ट्रिप का भी टाइम आ चुका था। वो एक लो लेवल डंजन में जा रहे हैं तो आर्थर सिल्वी को उसके साथ जाने से मना करता है और उसे स्ट्रांग बनने के लिए हंटिंग पर भेज देता है। इस ट्रिप में आर्थर, लूकस और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स एक ही ग्रुप में हैं। लूकस ग्रुप लीडर बनना चाहता था पर सबकी रजामंदी से टेसिया को लीडर बना दिया जाता है। डंजन ट्रिप फाइनली शुरू हुई और सभी स्टूडेंट्स प्रोफेसर ग्लोरी के साथ डंजन में एंटर करते हैं। ये एक डी क्लास डंजन था जिसका नाम विडोज क्रिप्ट है। स्टूडेंट्स को डंजन काफी सुंदर लग रहा था पर ग्लोरी उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो बस पहली 2 फ्लोर्स को ही एक्सप्लोर करेंगे। हैरानी की बात यह है कि काफी आगे आने पर भी उन्हें अभी तक डंजन में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखा था। तभी वो सब एक टनल के पास पहुंचते हैं और ग्लोरी वहां की सिचुएशन देख दंग रह जाती है क्योंकि कई सारे मॉन्स्टर्स एक ही जगह पर इकट्ठा थे। वो स्टूडेंट्स को पीछे जाने को कहती है और मॉन्स्टर्स से फाइट कर उन्हें डिफीट कर देती है। ये मॉन्स्टर्स वीक थे पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। प्रोफेसर डंजन ट्रिप को एंड करना चाहती है और लूकस अपनी पावर्स का शो ऑफ कर डंजन को आसान बताता है। बाकी स्टूडेंट्स भी इससे अग्री करते हैं और ग्लोरी ये जानती है कि लैंसिस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से शायद उन्हें दोबारा डंजन ट्रिप करने का मौका ना मिले तो वो ट्रिप कंटिन्यू करने का डिसीजन लेती है। सभी स्टूडेंट्स फाइट कर मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मार रहे थे पर तादाद ज्यादा होने की वजह से उन्हें थकान महसूस होने लगी थी। प्रोफेसर ये देख सबको वापस लौटने का ऑर्डर देती है पर आर्थर की टीम के एक मेंबर को मॉन्स्टर्स पकड़ लेते हैं। आर्थर एक नई ट्रिक का यूज कर सभी मॉन्स्टर्स को एक झटके में ही मार देता है पर इससे उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तभी एग्जिट की तरफ एक एक्सप्लोजन होता है और कई हाई लेवल मॉन्स्टर्स डंजन में आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं। ये डंजन के खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। प्रोफेसर अपनी पूरी पावर से मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करती है ताकि स्टूडेंट्स एस्केप कर सके पर एग्जिट ब्लॉक्ड हो चुका था। आर्थर एक मैजिशियन डेल्फिन से वो होल भरने को कहता है जिससे मॉन्स्टर्स डंजन में आ रहे थे। जब तक वो होल भरती तब तक आर्थर उसे प्रोटेक्ट करता। डेल्फिन अपने अर्थ मैजिक से होल भर देती है। अब बस एग्जिट क्लियर करना बाकी था। आर्थर कर्टिस से बीस्ट विल यूज कर वही अटैक करने को कहता है जो उसने मॉक बैटल में यूज किया था पर कर्टिस के पास इतना मैना नहीं था तो आर्थर उससे सवाल पूछने को मना करते हुए उसमें मैना ट्रांसफर करता है। आर्थर के पास चारों एलिमेंट्स की पावर है तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट का मैना ट्रांसफर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कर्टिस मैना से ओवरफ्लो करने लगा और बीस्ट विल एक्टिवेट कर अपने वर्ल्ड हाउल अटैक से एग्जिट को क्लियर कर देता है। एग्जिट खुल चुका था और सभी एक एक डंजन से बाहर निकलने लगते हैं पर कुछ गड़बड़ थी क्योंकि वो जगह हिल रही थी। तभी वहां एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर आ जाता है जिसके एक ही अटैक से ग्लोरी घायल हो जाती है। वो स्टूडेंट्स पर अटैक करने जाता है और ग्लोरी उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसके अटैक्स का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। आर्थर ग्लोरी की हालत देख डंजन में रुक उसकी हेल्प करने का डिसीजन लेता है। कर्टिस उसे रोकता है पर आर्थर अपना एडवांस्ड फायर मैजिक रिवील कर उन सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। आर्थर ग्लोरी की हेल्प करने आ गया था और उसे एडवांस्ड फायर मैजिक यूज करते देख वो हैरान थी। ग्लोरी ने उसे भी जाने को कहा पर आर्थर कहता है कि वो अपने कलीग को छोड़ कैसे जा सकता है। लूकस ने भी आर्थर का फायर मैजिक देख लिया था और गुस्से में वो भी डंजन से निकल जाता है। आर्थर और ग्लोरी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मॉन्स्टर डंजन के बाहर उन्हें फॉलो नहीं करेगा तो आर्थर ग्लोरी से मॉन्स्टर को बस 10 सेकंड संभालने के लिए कहता है। वो अपने एलिमेंट्स को कंबाइन कर मॉन्स्टर पर एक पावरफुल अटैक करता है पर शोल्डर डिसलोकेट होने की वजह से उसकी ग्रिप वीक हो जाती है। ग्लोरी उसे लेकर डंजन से भागती है पर आर्थर नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड मॉन्स्टर की बॉडी में ही रह गई थी। मॉन्स्टर मरा नहीं था और वो आर्थर पर अटैक कर उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि ग्लोरी उसे बचाती मॉन्स्टर की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और आर्थर डंजन की गहराइयों में समा जाता है। डंजन में गिरते समय आर्थर विंड मैजिक का यूज कर अपनी बॉडी को डंजन की दीवार से घिसते हुए गिरने की स्पीड कम करने की कोशिश करता है। इस तरीके से वो सर्वाइव तो कर लेता है और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी। तभी ड्रैगन विल उसे ऑटोमेटिकली हील कर देती है जिससे वो चलने लायक हो जाता है। उसे अपनी स्वॉर्ड मिल चुकी है पर वापस ऊपर जाने की ताकत उसमें नहीं बची थी। तभी उसे पीछे एक एंट्रेंस दिखा जहां से झरने की आवाज आ रही थी। उस एंट्रेंस को क्रॉस करते ही उसने जो मंजर देखा उससे उसका दिल दहल गया। वहां अनेकों सोल्जर्स की लाशें थी जिन्हें किसी पॉइंटेड ब्लैक स्पीयर से मारा गया था। आर्थर को किसी की हेल्प मांगने की आवाज आती है पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। थोड़ा और आगे जाने पर उसने जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई।
लैंस एलिया जो एक व्हाइट कोर मैजिशियन है जो आर्थर से एकेडमी में मिली थी, वो उसके सामने मरणासन में थी। उसे भी स्पीयर से मारा गया था और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह डिस्टॉर्टेड थी। आर्थर उसे अपना मैना देकर खुद की आइडेंटिटी बताता है और एलिया उसे पहचानते ही मैना फ्लो रोक देती है। एलिया को पता था कि उसका बचना नामुमकिन है, पर जाने से पहले वो वहां घटी सभी घटनाओं के बारे में आर्थर को बताना चाहती थी। वो आर्थर के ट्रांसफर किए हुए मैना से ही उसे वहां पर हुए सारे इवेंट्स दिखाती है। हम देखते हैं कि बैकअप आने के बाद सोल्जर्स ने हेडीज सर्पेंट को कैप्चर कर लिया था, पर उसके मरते ही उसकी कोर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहां उन्हें एक भयानक क्रीचर दिखा जिसने पल भर में ही आधे से ज्यादा सोल्जर्स को ब्लैक स्पीयर से मार दिया। वो क्रीचर उन्हें दो ऑप्शंस देता है, या तो वो उससे लड़कर मर जाएं या आपस में ही एक दूसरे को मार दें। वो सभी उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर वो क्रीचर कहता है कि वॉर बहुत करीब है और उनके सभी एफर्ट्स बेकार हैं। एलिया उस क्रीचर पर अटैक करने में कामयाब होती है तो वो उसे भी स्पीयर से स्टैब कर देता है, पर वो यही नहीं रुकता। वो उसके पैर खींचकर उखाड़ देता है और उसकी आंखें भी फोड़ देता है। ये डरावना मंजर आर्थर से भी देखा नहीं गया और वो उल्टी कर देता है। एलिया मरना नहीं चाहती थी पर उसका समय पूरा हो चुका था। आर्थर उसकी बॉडी को वहीं फ्रीज कर देता है ताकि रेस्क्यू टीम उसे आसानी से ढूंढ पाए। उसने एविडेंस के लिए एलिया का बैज भी ले लिया था और बाकी सोल्जर्स की भी ग्रेव वहां बना दी थी। तभी सिल्वी वहां आ जाती है जो अपने पापा को उदास देख बहुत दुखी है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इसी के साथ आर्थर डंजन छोड़ ज़ारेस सिटी के लिए निकल जाता है। ज़ारेस सिटी पहुंचने पर गार्ड्स ने उसे रोका, पर आर्थर का इंट्रोडक्शन सुनते ही गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उसे ढूंढने के लिए सर्च टीम्स भेजी जा रही थी। आर्थर अकेडमी जाने से पहले अपने घर चला गया, पर घर पहुंचने पर उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी हालत देख सब उससे इन इवेंट्स के बारे में पूछते जो वो बताना नहीं चाहता था। वो बाहर ही बैठ गया, पर रेनॉल्ड्स उसे देख उससे बात करने आ जाता है। रेनॉल्ड्स उससे कुछ भी नहीं पूछता और उसे परेशान होने से मना करता है। वो आर्थर को समझाता है कि जिंदगी में हार जीत चलती रहती है और हर लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। कुछ बैटल्स हम हारते हैं ताकि उनसे सीख हम फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग बन पाएं। रेनॉल्ड्स की बातें आर्थर के घायल मन पर मरहम का काम कर रही थी और वो रोकर हल्का महसूस करता है। अगले दिन आर्थर सिंथिया को एकेडमी की बालकनी में मिलने बुलाता है। सिंथिया को अभी तक एलिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो आर्थर को उदास देख उससे डंजन में हुए इवेंट्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे एलिया का बैच दे देता है। बैच को देख सिंथिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और आर्थर से पूछने पर उसे पता चला कि एलिया और बाकी सोल्जर्स डंजन में ही मारे जा चुके हैं। सिंथिया आर्थर से पूछती है कि क्या उसने डंजन में किसी और क्रीचर को देखा, जिससे वो इनकार कर देता है। सिंथिया सोचती है कि वो बीइंग्स आ चुके हैं और जाते जाते आर्थर को इन सबसे दूर रहने को कहती है क्योंकि ये सब हैंडल करना उसके बस की बात नहीं है। इसके बाद आर्थर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। उसे कुछ मेडिसिन और पोशंस चाहिए थे तो वो एक स्टोर की तरफ जाता है, पर उस स्टोर की हालत बहुत खराब थी। स्टोर के बाहर उसे एक बेगर दिखा जिसे वो गलती से एक सिल्वर कॉइन दे देता है। वो बेगर वहां से गायब हो गया और स्टोर में एंटर करने पर आर्थर देखता है कि बेगर असल में स्टोर ओनर ही है। वो ओनर उसे कॉइन के बदले शॉप से कुछ भी लेने को कहता है, पर आर्थर को वो शॉप बेकार लगी क्योंकि वहां उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिल रही थी। वहां उसे एक बिल्ली दिखती है जो उसे घूरे जा रही थी। उस बिल्ली की आंखें बड़ी विचित्र हैं, जिन्हें देख ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा यूनिवर्स ही उनमें समा गया हो। तभी सिल्वी भी वहां आ जाती है, जिसे देख स्टोर ओनर बहुत हैरान हो जाता है। आर्थर को जब वहां कुछ भी नहीं मिला तो ओनर उसे जबरदस्ती एक मार्बल बेच उसे दुकान से बाहर कर देता है। दुकान के बाहर आर्थर को फिर से वही बिल्ली दिखी जो उसे देख मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लूकस का फ्रेंड चार्ल्स उसे किसी से मिलवाने ले जा रहा है। दरवाजा खुलते ही लूकस के सामने एक मास्क्ड मैन है जो उसे वेलकम करता है। वो लूकस से उनका ग्रुप ज्वाइन करने को कहता है, जिस पर लूकस उसका मजाक उड़ाने लगता है। एक मेंबर ने लूकस को भला बुरा कहा तो लीडर ने उसे फायर मैजिक से जिंदा ही जला दिया। लूकस समझ जाता है कि मास्क्ड मैन काफी पावरफुल है और वो उससे इस ग्रुप के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि ये ग्रुप असल में स्टूडेंट्स को ड्रग्स प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है, जैसे मार्कोइस के साथ हुआ था। इस ग्रुप में सभी डिससैटिस्फाइड नोबल्स हैं जो चाहते हैं कि ज़ारेस एकेडमी में केवल ह्यूमन नोबल्स के लिए ही जगह हो और बाकी रेसेस को वहां से निकाल दिया जाए। लूकस इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था तो वो वहां से जाने लगता है, पर मास्क्ड मैन आर्थर की बात कर उसका ध्यान खींच लेता है। मास्क्ड मैन लूकस से कहता है कि जहां वो इतनी मेहनत कर पावरफुल बना, वहीं आर्थर जो एक कॉमनर है उसने बड़े आराम से ही उसे ओवर पावर कर दिया।
लूकस भी डंजन में हुए इवेंट्स के बाद से ये चीज फील कर रहा था, तो उसे आर्थर से अपना रिवेंज लेने और पावरफुल बनने का रास्ता दिखने लगा। मास्टरमैन कहता है कि वो जल्दी ही कुछ बड़ा करने वाला है, पर वो चाहता है कि लूकस आर्थर को उसके रास्ते से हटा दे। ऐसा करने के लिए वो लूकस को ड्रग्स देगा, जिससे वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। लूकस ड्रग लेने की बात से मना करता है क्योंकि उससे मार्कोइस मर गया था, पर मास्टरमैन उसे ये कहकर कन्विंस कर लेता है कि मार्कोइस वीक था और लूकस बहुत स्पेशल है और लूकस ही इन ड्रग्स की असली पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। मास्टरमैन जानता है कि आर्थर के लिए अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उसे टेसिया से भी बहुत लगाव है, तो वो टेसिया को चोट पहुंचाकर आर्थर और लूकस की फाइट करवाना चाहता है। लूकस भी इस प्लान से अग्री करता है और आर्थर को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो बेहद उत्साहित है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर डंजन ट्रिप के बाद वापस अकेडमी ज्वाइन कर चुका है, जहां एलाइजा उसे देख बेहद खुश है। एलाइजा बताता है कि टेसिया वेरियन के साथ ट्रेनिंग रूम में है और आर्थर भी वहां जाने लगता है, पर हम देखते हैं कि एलाइजा की आंखें लाल हैं और वो किसी चीज से बहुत परेशान है, पर वो इसके बारे में आर्थर से कुछ भी नहीं कहता। ट्रेनिंग रूम की तरफ जाते वक्त आर्थर को काफी मैना फील हुआ और दरवाजा खोलते ही उसे ट्रेनिंग रूम धुएं से भरा नजर आता है। उसकी डायमेंशन रिंग भी ग्लो करने लगती है, जैसे मानो उससे कोई चीज बाहर आना चाहती हो। धुएं के बीच हम टेसिया को देखते हैं जो एल्डरवुड गार्डन की वाइन्स में लिपटी हुई है। वेरियन बताता है कि डंजन ट्रिप से लौटने के बाद से ही टेसिया का ये हाल है। जिस एल्डरवुड गार्डियन को आर्थर ने मारा था वो असल में म्यूटेटेड था और टेसिया अब उसकी विल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी वाइन्स आर्थर पर अटैक करने लगती हैं, जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा था। वाइन्स का अटैक पावरफुल होता जा रहा था कि तभी आर्थर की रिंग से वो मार्बल बाहर आ जाता है जो उसे शॉप ओनर ने दिया था। वो मार्बल वाइन्स के अंदर जाता है और एक ब्लास्ट से ही सारी वाइन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद वो मार्बल टेसिया की बॉडी में चला जाता है, जिससे उसकी कंडीशन नॉर्मल होने लगती है। इन्फर्मरी में टेसिया का चेकअप चल रहा है, पर डॉक्टर उसकी मैनाकोर को मेजर नहीं कर पा रहे थे। वेरियन ने जब चेक किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि टेसिया की कोर सीधे 3 स्टेजेस को क्रॉस कर इनिशियल सिल्वर स्टेज पर पहुंच गई थी और उसकी कंडीशन भी पहले से बहुत बेहतर थी। बाहर आने पर आर्थर वेरियन से लैंसेस के बारे में पूछता है कि उनकी पावर का राज क्या है और व्हाइट कोर मेजेस आखिर कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेरियन बताता है कि वो अभी मिड सिल्वर कोर पर है और एक मिड व्हाइट कोर को हराने के लिए कम से कम उसके जैसे 10 मैजिशियंस लगेंगे। आर्थर समझ नहीं पा रहा था कि लैंसेस इतनी यंग एज में व्हाइट कोर स्टेज पर कैसे पहुंचे, तो वेरियन उसे एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताता है जो केवल रॉयल फैमिलीज ही जानती थी। इसकी वजह से तीनों किंगडम्स डेकाथन पर राज कर रहे थे। वेरियन बताता है कि बहुत समय पहले बीस्ट एरा के वक्त ह्यूमंस, डॉर्फ्स और एल्व्स नोमैड्स थे और केवल ट्रेडिंग के लिए मिला करते थे। धीरे धीरे मैना बीस्ट बढ़ने लगे, जिससे तीनों रेसेस का जीना मुश्किल हो गया। कई साल बाद उनकी हेल्प करने के लिए एक गॉड आसमान से उतरे, जिन्होंने तीनों रेसेस के एंसेस्टर्स को आर्टिफैक्ट्स दिए। टोटल 6 आर्टिफैक्ट्स दिए गए थे, जिन्हें एंसेस्टर्स ने आपस में बांट लिया था। ये आर्टिफैक्ट्स पीढ़ी दर पीढ़ी किंग्स को दिए जाने लगे। किंग्स को आर्टिफैक्ट्स यूज करने की परमिशन नहीं थी, पर वो ऐसे इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर सकते थे जो उनके प्रति लॉयल हैं। इन इंडिविजुअल्स को अपने अपने किंग को प्रोटेक्ट करने की कसम लेनी होती है, जिसके बाद इन्हें आर्टिफैक्ट्स दिए जाते हैं। पुराने समय में इन इंडिविजुअल्स को आर्टिफैक्ट से मैना कंट्रोल करने की पावर्स मिली, जिससे मैजिशियंस की पहली जनरेशन सामने आई, जिन्होंने मैना बीस्ट को किंगडम से बाहर निकाल फॉरेस्ट में भेज दिया। इस फॉरेस्ट को ही बीस्ट ग्लेड्स कहा जाता है। इन इंडिविजुअल्स को लैंसेस कहा जाने लगा और ये हमेशा से ही उनके बीच में प्रेजेंट थे, पर नए कॉन्टिनेंट की न्यूज की वजह से इस बार उनकी आइडेंटिटी रिवील कर दी गई थी। मतलब ये आर्टिफैक्ट्स ही लैंसेस को व्हाइट कोर मैजिशियंस बनाते हैं। वेरियन आर्थर से कहता है कि वो उसे ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि उसका बॉन्ड सिल्वी कोई मामूली मैना बीस्ट नहीं है। सिल्वी असल में एक गॉड है। सिल्वी को देख आर्थर को इसका बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, पर वेरियन बताता है कि गॉड्स वैसे नहीं होते जैसा हम उन्हें किताबों में देखते आए हैं। गॉड्स असल में वो बीइंग्स हैं जो मैना से एक होकर एक हायर फॉर्म अचीव कर लेते हैं। वेरियन आर्थर से कहता है कि उसका और सिल्विया का मिलना महज कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दुनिया तेजी से बदल रही है और आगे होने वाले इवेंट्स में आर्थर का भी इम्पोर्टेंट रोल जरूर है, जिसे निभाने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। घर वापस जाते वक्त आर्थर उसी स्टोर की तरफ जाता था, पर उसे वहाँ कोई भी स्टोर नहीं दिखता। उसे एक और मार्बल के साथ एक नोट मिलता है। नोट पर लिखा था कि अगर वो पूरी स्टोरी जानना चाहता है तो उसे वेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट पर आना होगा। अगले दिन आर्थर गेट पर पहुंच चुका है, जो असल में एलेनोर किंगडम जाने का रास्ता है। गेट में एंटर करते ही उसे मैजिकल एनर्जी फील होती है और कोई मैजिक से उसे अंदर खींचने लगता है। इसके बाद आर्थर खुद को एक अंधेरी जगह पर पाता है, जहाँ सिल्वी को डर लग रहा
रहा था। उसे पहली बार इतना डरा हुआ देख आर्थर भी बहुत हैरान है। तभी आर्थर को एक पावर फील होती है जिससे वो घुटनों पर आ जाता है। उनके सामने वही बिल्ली है जिसे उसने स्टोर में देखा था। बिल्ली आर्थर को घूरे जा रही थी और उसकी आंखें बड़ी मैजिकल लग रही थी। तभी वो बिल्ली एक वेल ड्रेस्ड बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो बीइंग आर्थर से कहता है कि उसके फ्रेंड्स उसे विंडसम बुलाते हैं, पर लेसर बीइंग्स यानी ह्यूमंस उन्हें गॉड्स का दर्जा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिंथिया काउंसिल से मीटिंग कर वापस ज़ायरस सिटी जा रही थी कि तभी उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं जिससे वो घायल हो जाती है। अटैकर्स की स्पाइन पर भी वही सिंबल्स हैं, पर सिंथिया उन्हें हराकर एवियर से उन्हें मारने को कहती है। एक अटैकर सिंथिया को ट्रेटर कहता है और बताता है कि वॉर बहुत करीब है, जिससे डेकाथन का अंत अब निश्चित है। सिंथिया उसे भी मार देती है और जब वो अपने घाव को मैजिक पोशन से क्योर कर रही थी तब हम देखते हैं कि उसकी स्पाइन पर भी वही सेम सिंबल्स हैं। दूसरी तरफ आर्थर फील कर रहा था कि उसके सामने एक ऐसा बीइंग है जो व्हाइट कोर मैजिशियन से भी कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि ये गेट एल्फ किंगडम को जाता है तो सबसे पहले आर्थर टेसिया के बारे में पूछता है। विंडसम उसे बताता है कि एल्फ किंगडम में सब ठीक है, उसके दिए हुए मार्बल की वजह से टेसिया बेहतर है और दूसरा मार्बल आर्थर के लिए गिफ्ट है। विंडसम आगे बताता है कि इस वर्ल्ड में डेकाथन के अलावा एक और कॉन्टिनेंट एलाक्रिया भी है और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को हमेशा से वो बींग्स गवर्न करते आए हैं। वो बींग्स एफियोटस में रहते हैं जो तीसरा कॉन्टिनेंट है, और भले ही ह्यूमंस उन्हें गॉड्स मानते हैं पर वो खुद को असुरास कहते हैं। वो कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करते और उनका ये रूल ब्रेक हो चुका था। एफियोटस 3 फैक्शंस में डिवाइडेड है और ये फैक्शंस कई डिफरेंट क्लैंस और रेसेस से मिलकर बने हैं। हर फैक्शन की रूलिंग क्लैन अपने काम से मतलब रखती है और वीकर रेसेस के मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। पर ये सब तब बदल गया जब एग्रोना वृत्रा क्लैन का नया लीडर बना, क्योंकि उसने अपने लोगों की एडवांसमेंट के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अपने लोगों की एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए वृत्रा क्लैन ने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर दिया। आर्थर को ये सब जानकर बुरा लगा पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब से उसका क्या लेना देना। विंडसम कहता है कि अब उसका ये जानने का टाइम आ चुका है कि उसका इस सब से क्या रिलेशन है। वो मैजिक यूज करता है जिससे सिल्वी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है। हमें पता चलता है कि आर्थर का बीस्ट सिल्वी असल में विंडसम की मास्टर सिल्विया की बेटी है और सिल्विया की माँ यानी सिल्वी की ग्रैंड माँ तीनों कॉन्टिनेंट्स में सबसे पावरफुल बीइंग है। ये सुनकर आर्थर को विरियन की बातें याद आ गई और उसे विंडसम पर यकीन होने लगा। विंडसम बताता है कि असुरास के 3 फॉर्म्स होते हैं और वो अपना मैना सेव करने के लिए अक्सर ह्यूमनॉइड फॉर्म में रहना प्रेफर करते हैं। सिल्वी की कोर अभी अंडर डेवलप्ड है और इसीलिए वो व्हाइट फॉक्स के फॉर्म में रहती है। विंडसम आर्थर से कहता है कि वॉर उन तक पहुंचने वाली है और इस वॉर में आर्थर का सिल्विया से कनेक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आर्थर उसका साथ देने को तैयार है तो उसे और सिल्वी को अलग नहीं होना पड़ेगा। विंडसम कहता है कि सिल्विया की पावर्स आर्थर में ट्रैप्ड हैं और इसका फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए उसे और सिल्वी को एफियोटस चलकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वहां ट्रेनिंग करने के बाद ही वो अलाक्रिया के मैजिशियंस को फेस करने लायक स्ट्रॉन्ग बन पाएगा और तभी डेकाथन का बचना भी संभव है। आगे हम देखते हैं कि डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग चल रही है जहां एलाइजा उन्हें आर्थर की वापसी की खबर देने आया था। उन्हें एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है और सभी लोग बाहर की तरफ भागते हैं। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रिंसेस कैथलीन की मॉम ने सबसे लड़ झगड़ कर अकेडमी में एक बिल्डिंग बनवाई थी जो कि एक म्यूजियम था। वो म्यूजियम तीनों रेसेस की यूनिटी और कल्चर का प्रतीक है। बाहर कैथलीन देखती है कि उसी म्यूजियम में एक्सप्लोजन हुआ था। सब तरफ अफरा तफरी मच गई थी और सबको रेस्क्यू किया जा रहा था। आग बुझाई जा चुकी थी जिससे लूकस का फ्रेंड चार्ल्स बिल्कुल भी खुश नहीं था। कैथलीन समझ जाती है कि इसमें चार्ल्स इन्वॉल्व है और वो उस पर अटैक करने बढ़ती है, पर थियोडोर उसे पहले ही पकड़ लेता है। चार्ल्स इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगा और एक प्रोफेसर भी उसकी साइड लेता है। कोई भी एविडेंस ना मिलने पर चार्ल्स को छोड़ दिया गया और उसकी शैतानी मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। इसके बाद हम एलाइजा को प्रैक्टिस करते देखते हैं जो आर्थर से जेलस फील कर रहा है। आर्थर काफी पॉपुलर है और लोग जेन्युइनली उसकी केयर करते हैं। एलाइजा सोचता है कि अगर वो आर्थर की जगह होता तब क्या लोग उसकी भी इतनी ही परवाह करते। तभी उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है और कई सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, गिल्ट और जेलिसी उस पर हावी होने लगते हैं। पर एलाइजा अपनी और आर्थर की फ्रेंडशिप के सुनहरे पलों को याद करता है जिससे वो धीरे धीरे बेहतर फील करने लगता है। उसकी बॉडी में एक नई पावर का संचार होता है और वो स्ट्रॉन्ग बन आर्थर के साथ एनिमीज का सामना करना चाहता है। आर्थर विंडसम से बात करने के बाद एलिनोर किंगडम चला गया जहां वो विरियन से मिलने आया था। वो देखता है कि टेसिया की वाइन्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं और विरियन अकेले उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है।
आर्थर वेरियन के साथ मिलकर वाइन से फाइट कर आइस मैजिक से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। टेसिया अब ठीक है और वेरियन उन्हें कहीं ले जाना चाहता है, पर वो उन्हें उस जगह का नाम नहीं बताता। ट्रैवल कर वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां टेसिया के पेरेंट्स पहले से ही मौजूद हैं। वो सभी एल्डर रिनिया से मिलने आए थे, वही डिविएंट जिन्होंने आर्थर की उसके पेरेंट्स से बात करवाई थी जब वो एल्फ किंगडम में ट्रेनिंग के लिए रुका था। एल्डर रिनिया वहां आ चुकी है, पर अजीब बात यह है कि वो अब छुप कर रहने लगी थी। वो सभी को अपने घर ले जाती हैं, जो असल में एक सीक्रेट हाइडआउट था। किसी को भी नहीं पता था कि रीनिया अचानक से आइसोलेशन में क्यों रहने लगी थी। वो सभी उसके घर में हैं, जहां रीनिया उन्हें चाय सर्व करती है, जिसे पीकर सभी बेहोश हो जाते हैं। रीनिया आर्थर से अकेले में बात करना चाहती थी। रीनिया आर्थर को बताती है कि डिविएंट मैजिक का एक एडवांस्ड फॉर्म डिवाइनर होता है और रीनिया एक डिवाइनर है। रीनिया कहती है कि डिविएंट स्पेशल मैजिशियंस होते हैं, उनकी एबिलिटीज यूनिक होती हैं और वो किसी एक एलिमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आर्थर की मॉम के पास हीलिंग एबिलिटीज हैं, पर डिवाइनर्स डिविएंट से अलग होते हैं क्योंकि उनमें फ्यूचर देखने की स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। रीनिया की असली पावर यही है कि वो फ्यूचर देख सकती है, पर ऐसा करने से उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। वो बताती है कि वेरियन की वाइफ और उसकी बड़ी बहन लेनिया उससे भी ज्यादा पावरफुल डिवाइनर थी। उसकी वेरियन से शादी होने के बाद उसे वेरियन की असैसिनेशन का फ्यूचर दिखने लगा, क्योंकि एल्व्स और ह्यूमंस के बीच वॉर होने वाली थी और उस समय का सैपिन किंग वेरियन को मारना चाहता था। लेनिया फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश करती रहती, पर हर बार वेरियन की एक अलग रीजन से डेथ होते देखती। कई प्रयासों के बाद वो फ्यूचर चेंज कर पाई और सैपिन के करंट किंग ने अपने फादर को मारकर वॉर का अंत कर दिया। पर इतनी बार फ्यूचर देखने से उसका लाइफ स्पैन बहुत कम हो चुका था और वॉर खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद ही वो गुजर गई। रिनिया बताती है कि आर्थर के एल्फ किंगडम में आने से पहले ही उसे उसके फ्यूचर के विजन्स दिखने लगे थे। उसने अपनी इसी पावर का यूज कर आर्थर का फ्यूचर देखा है और वो कहती है कि फ्यूचर के सारे इवेंट्स आर्थर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आर्थर को फ्यूचर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर रीनिया उसे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती और उसे दो बातों का ध्यान रखने को कहती है। पहली, लोग कई बार अच्छे मोटिव से बुरी चीजें करते हैं, तो आर्थर को केवल लोगों के एक्शंस देख उन्हें जज नहीं करना चाहिए। दूसरी, सबसे खतरनाक दुश्मन वो राजा नहीं है जो गद्दी पर बैठा है, बल्कि वो अबैंडन्ड सोल्जर है जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद सबको होश आ जाता है और रीनिया टेसिया को एक ब्रेसलेट देती है जिससे उसकी बीस्ट विल कंट्रोल में रहेगी। एक स्पेशल पोर्टल से आर्थर और टेसिया ज़ायरस सिटी वापस आ जाते हैं। टेसिया वहां से अकेडमी चली गई और आर्थर अपनी फैमिली से मिलने चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि लूकस उसी ट्रक को ले लेता है जिससे मार्कोइस की डेथ हुई थी। सबको लगा कि लूकस भी मरने वाला है और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर लूकस सरवाइव कर बहुत पावरफुल बन जाता है और अपने सभी फ्रेंड्स को मार देता है। मास्क मैन भी बीस्ट के साथ अकेडमी पर अटैक करने को तैयार है। अकेडमी पर अटैक हो चुका है और इस अटैक को लूकस लीड कर रहा है। डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स लूकस का सामना करने की कोशिश करते हैं, पर उसकी नई पावर्स के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। तभी लूकस को मैसेज आता है कि उसका टारगेट अकेडमी आ चुका है और वो अपने मेन मिशन को पूरा करने चला जाता है। अकेडमी के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर है जिससे कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता था और बीस्ट के अटैक से स्टूडेंट्स को बचाना नामुमकिन था। टेसिया अकेडमी आ चुकी है और लूकस उसी का इंतजार कर रहा था। लूकस और टेसिया फाइट करने लगे और टेसिया उस पर प्लांट मैजिक से अटैक करती है, पर पावरफुल लूकस के सामने उसके सभी अटैक्स विफल हो रहे थे। टेसिया लूकस से हार जाती है और लूकस उसे बुरी तरह मारकर घसीटते हुए अकेडमी में ले जाता है। अकेडमी में मास्क मैन की आर्मी ने कोहराम मचा रखा था। कई प्रोफेसर्स भी इसी आर्मी के मेंबर्स हैं। जिस प्रोफेसर ने चार्ल्स की हेल्प की थी वो भी इसी आर्मी का मेंबर है। तभी वहाँ मास्क मैन की एंट्री होती है जिसके हाथ में एक बैग है जिससे खून टपक रहा है। उसने स्टूडेंट्स को एक बैरियर में कैद कर लिया है और वो बैग से कुछ निकाल कर उनकी तरफ फेंकता है। उसने उनकी तरफ डोरड्रिया का सर फेंका था, जिसे देख सब डर जाते हैं और एलाइजा उल्टी कर देता है। मास्क मैन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और हम जान पाते हैं कि उसका नाम ड्रैनीव है। लूकस सबके सामने प्रिंसेस टेसिया को घसीटते हुए लाता है और लूकस की इस हरकत से एलाइजा बेकाबू हो गया। उसके सारे नेगेटिव इमोशंस जाग जाते हैं और उसकी बॉडी डार्क मैना से घिर जाती है। एलाइजा की पावर्स बेकाबू होने लगी, जिससे स्टूडेंट्स भी हर्ट होने लगते हैं। एलाइजा कंप्लीटली चेंज हो चुका है और वो एक डार्क फोर्स को यूज कर रहा था। एलाइजा ड्रैनीव के बैरियर को एक झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी बीस्ट को अर्थ स्पीयर्स से मार देता है। उसकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी, पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि वो असल में है कौन। उसके स्पीयर अटैक से लूकस भी इंजर्ड हो जाता है, पर पावर्स को कंट्रोल ना कर पाने के कारण एलाइजा बेहोश हो जाता है। उसके गिरने से पहले ही ड्रैनीव उसे पकड़ लेता है, जैसे मानो उनका कोई पुराना रिश्ता हो। ड्रैनीव एलाइजा को लेकर पोर्टल में जाने लगता है और लूकस को टेसिया को मारने का ऑर्डर देता है। एलाइजा
एलाइजा के बैरियर डिस्ट्रॉय करने के बाद ग्लोरी, बाकी प्रोफेसर्स और डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स भी फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं, पर तभी मेटल वायर्स क्लेयर को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि काय भी ड्रैनीव की आर्मी का मेंबर है और उसकी वजह से ही एकेडमी पर अटैक पॉसिबल हो पाया था। क्लेयर को समझ नहीं आ रहा था कि सब बैटल छोड़ उसकी तरफ क्यों भाग रहे हैं। तभी वो रियलाइज करती है कि एक स्पीयर उसके भी आर पार हो चुका है। तभी पूरी एकेडमी में डेडली प्रेशर फील हुआ, जिससे सब सहम गए क्योंकि आर्थर बैटल फील्ड में आ चुका था। सिल्वी भी अपने ड्रैगन फॉर्म में उसके साथ थी। सिल्वी पहली बार इतने गुस्से में थी और वहां एक अजीब सा डर छाने लगा था, जैसे मानो मौत स्वयं उनके बीच गुजर रही हो। लूकस को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पावर होने पर भी वो आर्थर के सामने कांप क्यों रहा है। आर्थर लूकस को इग्नोर करते हुए सबसे पहले टेसिया को चेक करने चला जाता है। टेसिया बस बेहोश थी, पर लूकस अभी भी आर्थर को उकसाने की कोशिश कर रहा था। आर्थर लूकस से कहता है कि उसने आज तक उसे बस एक कीड़ा समझकर मारना जरूरी नहीं समझा, पर जब एक कीड़ा नाक में दम कर दे तो बड़े से बड़ा संत भी उसे मारने से नहीं कतराएगा। जमीन में से कुछ डिमोनिक हाथ निकले जिन्होंने लूकस को पकड़ लिया, पर वो उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लूकस अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, पर आर्थर ड्रैगन विल एक्टिवेट कर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लूकस उस पर स्पीयर से अटैक करता है, जिसे आर्थर ने पकड़ लिया और अपनी ब्लैक लाइटनिंग से वो लूकस का एक हाथ काट देता है। आर्थर आइस मैजिक से उसके दूसरे हाथ के भी टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो ग्रेविटी मैजिक यूज कर उसके दोनों पैर कुचल देता है। अब लूकस का अंत करीब था। आर्थर की असीम शक्ति को देख वहां पर सभी लोग हैरान थे। उन्होंने ऐसी एक तरफा फाइट आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। लूकस मरने वाला था कि तभी लैंसेस वहां आ जाते हैं, जिनमें बैरन भी था। वो लूकस की हालत देख आर्थर पर अटैक कर देता है और सारा मैना यूज करने की वजह से अब आर्थर में उससे फाइट करने की पावर नहीं बची थी। लैंस ऑल्फ्रेड बैरन को रोकते हुए बताता है कि आर्थर ने ही सारे स्टूडेंट्स को बचाया है, पर बैरन उसकी बात समझने की स्थिति में नहीं था। ऑल्फ्रेड उसे रोकने के लिए अर्थ गोलम्स बनाता है, पर बैरन गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर आर्थर पर अटैक कर देता है। वो एक फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी लैंस वेरे उसे रोक देती है। वो कहती है कि ड्रैगन और आर्थर का डिसीजन काउंसिल के हाथ में है, जिसमें लैंसेस इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स का रेस्क्यू और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इस तबाही में अकेडमी के कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। आर्थर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, पर वेरे उसे हथकड़ियां पहना उसकी मैना कोर को सील कर देती है। सिल्वी को भी आजाद कर दिया गया था और आर्थर के कहने पर वो अपने फॉक्स फॉर्म में आ गई थी। आर्थर और सिल्वी को कैप्चर कर काउंसिल ले जाया जा रहा है। तभी वहां आर्थर की फैमिली आ जाती है, जो उसे बंदी बना देख रोने लगती है। आर्थर उन्हें दिलासा देता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी लैंसेस के पास काउंसिल का डिसीजन आ जाता है, जिसे वेरे अनाउंस करती है। काउंसिल ने आर्थर पर एक्सेसिव वायलेंस के चार्जेस लगाए हैं और उसकी मैना कोर सील कर उससे मैजिशियन का टाइटल छीन लिया है और अगले फैसले तक आर्थर को काउंसिल के प्रिजन में रहना होगा। काउंसिल के डिसीजन को सुन सभी स्टूडेंट्स नाराज हैं और कैथलीन के ये कहने पर कि वो अपने डैड सैपिन किंग से इस बारे में बात करना चाहती है, वरे उसे जजमेंट स्क्रोल दिखाती है जिसमें सैपिन किंग का वोट पहले से ही है। आर्थर की सीधी सादी फैमिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर अपने बेटे को प्रिजन जाते देख उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। आर्थर ऑल्फ्रेड और वरे के साथ काउंसिल जाने को तैयार है। सिल्वी को भी एक ऑर्ब में सील कर ले जाया जा रहा है। वो सभी बीस्ट ग्लेड्स फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में वो काउंसिल ऑफिस पहुंच जाते हैं, जो कि असल में एक फ्लोटिंग कासल है। आर्थर पहली बार इस कासल में आया है और उसे एक हॉल में लाया जाता है, जहां तीनों किंगडम्स के किंग और क्वीन प्रेजेंट हैं। ड्वार्फ किंग उससे बदतमीजी से पेश आता है, पर एल्फ किंग आर्थर को अकेडमी स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। ड्वार्फ किंग और क्वीन ग्रे सैंडर्स शुरू से ही आर्थर के खिलाफ थे। वो उस पर लूकस की डेथ के चार्जेस लगा चुके हैं और बिना किसी और की राय लिए उसे पहले ही दोषी घोषित कर चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो ग्रे सैंडर्स आर्थर को किसी तरह अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आर्थर फ्यूचर में उनसे रिवेंज ले सकता है, पर एल्फ किंग इन सभी चार्जेस का विरोध करते हैं, जिस पर उनमें और ड्वार्फ किंग में बहस हो जाती है। सैपिन किंग दोनों की तरफ से बोल रहे थे और कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। फाइनली आर्थर को प्रिजन में लॉक कर दिया गया और सिल्वी को एक दूसरे रूम में रखा जाता है। सबके जाने के बाद आर्थर को प्रिजन में कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज डायरेक्टर सिंथिया की थी। हमें पता चलता है कि सिंथिया कई दिनों से काउंसिल की प्रिजन में कैद है। उसे अकेडमी पर हुए अटैक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आर्थर उसे सब कुछ बता देता है। सिंथिया यही कहती है कि ये होने वाला था, पर इतनी जल्दी होगा इसका उसे अंदाजा नहीं था।
आगे हम देखते हैं कि एल्फ किंगडम की लैंस आर्थर को चुपके से एक लेटर देने आती है जो एल्फ किंग एल्डुइन ने भेजा था। लेटर में लिखा था कि सैपिन और ड्वार्फ किंग आर्थर को जिंदा किसी को सौंपना चाहते हैं। वेरियन ने आर्थर की फैमिली को एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया है और इससे ज्यादा वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद वो लेटर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। आर्थर की काउंसिल में पेशी का टाइम आ चुका था। बैरन उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी काउंसिल का दरवाजा खुला और डायरेक्टर सिंथिया के पब्लिक एग्जीक्यूशन की न्यूज आर्थर के कानों में पड़ी। इसके बाद आर्थर का जजमेंट सुनाया जाता है कि उसे तब तक प्रिजन में रहना पड़ेगा जब तक लोग अकेडमी में हुए इंसिडेंट को भूल नहीं जाते। सबसे बुरी बात यह है कि सिल्वी को भी उससे अलग कर किसी और मैजिशियन को सौंप दिया जाएगा। हमें पता चलता है कि ग्रे संडर्स असल में वृत्रा क्लैन से मिले हुए हैं और क्लैन के ऑर्डर्स पर ही उन्होंने आर्थर को प्रिजन में कैद किया है। सैपिन किंग भी ये बात जानता है पर अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए वो भी इसमें शामिल है। बैरन आर्थर को प्रिजन में डाल वहां से चला जाता है पर तभी आर्थर किसी से वहां बात करने लगता है। हम देखते हैं कि प्रिजन में विंडसम पहले से ही मौजूद है और उसके पास सिल्वी भी सेफ है। दूसरी तरफ ग्रे संडर्स जश्न मना रहे हैं। वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें इस काम के लिए चुना गया है। ड्वार्फ किंग कहता है कि जब उसने पहली बार उस बीइंग को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो गॉड के सामने हो। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक 3 आंखों वाला बीइंग गार्ड की डेड बॉडी के साथ उन्हें ग्रीट करता है। वो भी एक असुरा है जो ग्रे संडर्स को मारने आया था। उसकी तीसरी आंख से एनर्जी निकलने लगी और एक बीम अटैक हुआ पर लैंस ऑल्फ्रेड ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। ऑल्फ्रेड अपने गोलम्स से अटैक करता है पर असुरा हाथ हिलाते ही उसके गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑल्फ्रेड पावर अप कर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी बॉडी एक फायर और अर्थ आर्मर से कवर हो जाती है। वो असुरा पर अटैक करता है पर असुरा उसका अटैक ब्लॉक कर बिना किसी मूवमेंट के अपनी एनर्जी से ही उसे दूर फेंक देता है। असुरा एक इंस्टेंट में उसके पास पहुंच उस पर अटैक करता है जिससे ऑल्फ्रेड बुरी तरह घायल हो जाता है। एक और लैंस माइका भी असुरा पर अटैक करती है पर वो उसे छू भी नहीं पाती। वो ग्रेविटी मैजिक यूज करती है पर उसे ये देख ताज्जुब होता है कि असुरा हाई ग्रेविटी में भी बड़े आराम से चल पा रहा है। असुरा सेम अटैक से माइका को भी फाइट से बाहर कर देता है। ड्वार्फ क्वीन उसे धमकाने लगती है कि उनके सर पर एग्रोना वृत्रा का हाथ है पर सिचुएशन समझ ग्रे संडर्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं। असुरा सबसे पहले लैंसेस को उनकी प्रोटेक्शन की कसम से आजाद करने को कहता है। किंग तुरंत उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है पर असुरा उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वो ग्रे संडर्स का अंत करते हुए कहता है कि शतरंज का खेल फाइनली शुरू हो चुका है। प्रिजन में आर्थर और विंडसम बात कर रहे हैं जहां आर्थर को पता चलता है कि एलाइजा को एलाक्रिया ले जाया गया है। आर्थर उसे बचाना चाहता है पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। तभी बैरन वहां आ जाता है जो विंडसम को इंट्रूडर समझ उस पर अटैक कर देता है पर विंडसम के लिए उसके अटैक को रोकना बच्चों का खेल था। विंडसम उसे नील करने का ऑर्डर देता है और बैरन ना चाहते हुए भी अपने घुटनों पर आ जाता है। लैंस वेरे भी वहां आ जाती हैं जो बैरन को बताती हैं कि विंडसम कोई इंट्रूडर नहीं बल्कि गॉड है। वो विंडसम से माफी मांग उनसे काउंसिल रूम चलने का आग्रह करती हैं। काउंसिल रूम में ग्रे संडर्स को छोड़ सभी प्रेजेंट हैं और विंडसम के सम्मान में झुके हुए हैं। दूसरे असुरा का नाम एल्डर है जो सबको बताता है कि वो और विंडसम लेसर्स को आगे वृत्रा से होने वाली वॉर में सर्वाइवल का चांस देने आए हैं। एल्डर ने करप्टेड लोगों का अंत कर दिया है और बाकी किंग से उनकी इच्छा जानना चाहता है। सैपिन किंग पूछता है कि क्या बिना लेसर्स को इन्वॉल्व किए ये बैटल नहीं हो सकती, जिस पर एल्डर बताता है कि इतनी बड़ी वॉर में ना चाहते हुए भी उन्हें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा क्योंकि इससे पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होगा। आर्थर एल्डर से ब्लैक हॉर्न डीमन के बारे में पूछता है जिसने लैंस एलिया को मारा था। एल्डर बताता है कि वो डीमन कोई असुरा नहीं बल्कि एक ह्यूमन था जो मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डीमन में बदल गया था। एल्डर सबको बताता है कि वो इस वॉर में जनरल का काम करेगा पर विंडसम आर्थर को लेकर बाहर आ जाता है। वो उसे उसकी फैमिली से मिल उन्हें गुड बाय कहने को कहता है क्योंकि आर्थर और सिल्वी का असुरास के होमलैंड एफियोटस जाने का समय आ गया था जहां उन्हें फ्यूचर में होने वाली वॉर के लिए ट्रेन किया जाएगा। घर वापस जाते समय विंडसम आर्थर को असुरास के बारे में बताता है। असुरास की 8 रेसेस हैं और हर रेस में मल्टीपल क्लैन्स हैं पर हर रेस से एक क्लैन को ही हाई 8 का दर्जा दिया जाता है। टोटल 8 हाई 8s हैं और वृत्रा क्लैन बैसिलिस्क रेस का पार्ट है। विंडसम उसे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताता है जो इंद्राइथ क्लैन के कुछ मेंबर्स को ही पता थी। सिल्विया छुपकर एलीट डिवीजन के साथ एग्रोना को डिफीट करने डेकाथन आई थी पर जब असुरास आए तो एग्रोना बैसिलिस्क की एक बड़ी आर्मी के साथ उनका वेट कर रहा था। आर्मी में कुछ लेसर बींग्स भी थे जिनमें असुरास जैसी एबिलिटीज थी। वृत्रा क्लैन के मेंबर्स लेसर
बींग्स के साथ इंटरब्रीड कर हाइब्रिड्स बना रहे थे और ये सब एलाक्रिया पे हो रहा था। एफिओटस से आए सभी असुरास मारे गए और एग्रोना ने खुद सिल्विया की डेथ की न्यूज लॉर्ड इंद्राइथ को दी, जो वॉर करना चाहते थे पर पीस ट्रीटी की वजह से कुछ भी ना कर सके। आर्थर अपने पेरेंट्स के पास पहुंच चुका है जो एल्डर रीनिया के सीक्रेट हाइडआउट पर रुके थे। सभी उसे देखकर खुश हैं पर दुखों का तूफान आने वाला था क्योंकि आर्थर अपनी फैमिली को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बताने वाला है। वो अपने पेरेंट्स से प्राइवेटली बात करने जाता है और उसके एक्सप्रेशंस देख उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता हो रही थी। आर्थर उन्हें अपने रीइंकार्नेशन के बारे में बताना शुरू करता है पर किसी को भी उसकी बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी मॉम को ये सब एक मजाक लग रहा है पर रेनॉल्ड्स उसकी बातों को सीरियसली लेने लगता है। आर्थर उन्हें अपने प्रीवियस वर्ल्ड, वहां पर उसकी पोजीशन और रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल में बताना शुरू करता है। उसके पेरेंट्स सब कुछ शांति से सुन रहे थे और बीच बीच में रेनॉल्ड्स उससे क्वेश्चंस पूछ रहा था। कई घंटों तक वो बात करते रहे पर एलिस आर्थर की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती और आर्थर के साथ बिताए सारे मूवमेंट्स को झूठ मान डर से वो अपना आपा खोने लगती है। रेनॉल्ड्स और आर्थर बाहर बात करने चले जाते हैं जहां अभी तक शांत दिख रहा रेनॉल्ड्स भी बेकाबू हो जाता है। इस सच का सामना करना उसके लिए बेहद कठिन है क्योंकि उसे लगा कि आर्थर की बचपन से लेकर अभी तक की सारी मेमोरीज एक झूठ है। एक टाइम पर आर्थर असल में रेनॉल्ड्स से भी एज में बड़ा था और ये जानकर कि एलिस ने बचपन से लेकर अभी तक जिसकी केयर की वो एक बच्चा नहीं बल्कि मिडिल एज का आदमी है। रेनॉल्ड्स गुस्से में केव को पंच करता है और कह देता है कि शायद आर्थर ने उनके बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसे मारकर उसकी जगह ले ली होगी। ये कहने के बाद रेनॉल्ड्स को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि गुस्से में वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। आर्थर उदास मन से रेनॉल्ड्स को अपने जाने की खबर सुनाता है। वो जाते हुए कहता है कि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में फैमिली और रिलेशनशिप्स को नहीं जाना पर इस लाइफ में उन्होंने उसे जो प्यार दिया उससे वो एक बेहतर इंसान जरूर बन गया। ये कहकर आर्थर उनका शुक्रिया कर उनसे विदा लेता है। आर्थर तैयार है और विंसम एफिओटस जाने के लिए एक पोर्टल खोलता है जिसमें वो दोनों एंटर करते हैं। आर्थर असुरास के होमलैंड एफिओटस पहुंच चुका है जो कि असल में सिल्विया का भी घर है। कासल में एंटर करने पर आर्थर लॉर्ड इंद्राइथ से मिलता है जो एक बहुत पावरफुल बीइंग है जिसका ऑरा वो सेंस नहीं कर पा रहा था। तभी आर्थर की बॉडी पर ड्रैगनविल के निशान आ जाते हैं और लॉर्ड के ऑरा से वो घुटनों पर आ जाता है। लॉर्ड इंद्राइथ सिल्वी के ग्रैंडपा भी हैं और एक सांस से ही वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो देखते हैं कि सिल्वी ने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की है जिससे उसके मैना लेवल बहुत लो है। वो सिल्वी को पर्सनली ट्रेन करना चाहते हैं और इसीलिए अब से आर्थर की ट्रेनिंग खत्म होने तक सिल्वी उनके पास ही रहेगी। आर्थर की भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और उसे एक असुरा कॉर्ड्री ट्रेन करेगा जो विंसम का अच्छा फ्रेंड है। कॉर्ड्री थीस्टिस क्लैन के पैंथियन रेस से है जिससे एल्डर भी बिलोंग करता है। आर्थर की ट्रेनिंग एथर ऑर्ब से होगी जो बॉडी को सोल से अलग करता है। इस ट्रेनिंग फेज में आर्थर एथर लिक्विड में मेडिटेट कर सोल फॉर्म में कॉर्ड्री के साथ कॉम्बैट करता है और जो भी इंजरीज उससे सोल फॉर्म में होती हैं वो एथर लिक्विड उन्हें हील कर देता है। ऑर्ब से टाइम मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिजिकल वर्ल्ड के 5 मिनट सोल वर्ल्ड में 1 घंटे के बराबर हैं। कॉर्ड्री आर्थर को कड़ी कॉम्बैट ट्रेनिंग देता है और आर्थर के लिए उसका सामना कर पाना नामुमकिन था। वो बार बार सोल वर्ल्ड में मरता पर कई महीने सोल वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के बाद आर्थर के स्किल्स इंप्रूव होने लगे। धीरे धीरे और भी असुरा स्टूडेंट्स कॉम्बैट ट्रेनिंग में पार्ट लेने लगे पर कोई भी आर्थर के सामने टिक नहीं पा रहा था। आर्थर जो एक लेसर बीइंग है वो एक साथ 4 असुरा बच्चों पर भारी था। इसी के साथ आर्थर की ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज ओवर हो चुका था जिसमें उसके कॉम्बैट स्किल्स निखर गए थे। विंसम उसे एक लेटर देता है जो सिंथिया ने भेजा था जिसमें 4 स्काइट्स की इंफॉर्मेशन है। लेटर के हिसाब से हर स्काइट के पास एक रिटेनर, पर्सनल असिस्टेंट और डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है और ये सभी बड़े आराम से लैंस को मारने में सक्षम है। लैंस एलिया को भी एक रिटेनर ने ही मारा था। ये स्काइट्स ही आर्थर का टारगेट है पर आर्थर के लिए अभी ट्रेनिंग पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट ट्रेनिंग में आर्थर को रैप्टर स्क्विरल की खाल, सिल्वर पैंथर की कोर और टाइटन बियर के क्लॉज ऑब्टेन करने हैं। इस ट्रेनिंग में वो मैना का यूज नहीं कर सकता और साथ ही साथ उसे पूरे टाइम एक बेल पहने रहनी होगी। आर्थर की ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ पर वो किसी भी स्क्विरल को पकड़ नहीं पा रहा था। स्क्विरल मैना सेंसिटिव थी और जैसे ही आर्थर उनके पास पहुंचता वो अलर्ट होकर उससे दूर भाग जाती। कई प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हुआ क्योंकि वो पूरी तरह अपनी प्रेजेंस को हाइड नहीं कर पा रहा था। आर्थर ने मेडिटेशन से अपनी प्रेजेंस को हाइड करना सीख लिया पर बेल्स की साउंड अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। इसके लिए
उसे साउंड से भी फास्ट ट्रैवल करना सीखना था। वो कॉड्री की मिराज वॉक टेक्निक की प्रैक्टिस करता है, जिससे वो एक इंस्टेंट में ही अपने ओपोनेंट तक पहुंच सकता था। एल्डर ने भी इस टेक्निक का यूज किया था। आर्थर लगातार कई दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और फाइनली वो एक और बार कोशिश करने को तैयार है। ट्रेनिंग का सेकेंड फेज स्टार्ट हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और विंसम यही सोच रहा है कि शायद उसने आर्थर से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। स्क्विरल को पकड़ने के लिए आर्थर को बस एक जगह चारा लेकर शांत बैठने की जरूरत थी। इसके बाद मैना हाइड करने से स्क्विरल्स अपने आप ही उसके पास आ जाती। पर विंसम ने जो वहां देखा उसका उसे यकीन नहीं हुआ। आर्थर विंसम की सोच से विपरीत मिराज वॉक यूज कर स्क्विरल को पकड़ लेता है। विंसम यही सोच रहा था कि जब केवल कॉड्री को ऑब्जर्व कर आर्थर ने उससे इतना सीख लिया तो अगले 5 सालों में उसकी प्रोग्रेस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। अब आर्थर के लिए सिल्वर पैंथर को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। टाइटन बियर से जब उसका सामना हुआ तो वो बहुत हैरान था क्योंकि बियर बहुत पावरफुल निकला। आर्थर उससे फाइट करने में काफी घायल हुआ और उसकी इंजरीज अब बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपनी बेल का यूज कर बियर को कंफ्यूज किया और फाइनली काउंटर अटैक से उसे मार दिया। पर इस फाइट में इंजर्ड होने की वजह से आर्थर वहीं बेहोश हो जाता है। विंसम आर्थर को ढूंढते हुए वहां आया और उसकी हालत देख उसे बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि बियर इतने पावरफुल नहीं होते, पर वो बियर असल में पोजेस्ड था। डीमन लीच उसे कंट्रोल कर रही थी। विंसम उसका अंत कर देता है और मैजिक से लीच को मार्बल में कन्वर्ट कर आर्थर को खिला देता है। होश आने पर आर्थर खुद को बेड पर पाता है और मायर उसे बताती है कि वो 2 दिनों से बेहोश था। मायर के जाने के बाद आर्थर रियलाइज करता है कि उसकी कोर सिल्वर स्टेज पर पहुंच चुकी है और तभी उसकी ड्रैगन विल भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसे रूम में छोटे छोटे कलरफुल पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। मायर आर्थर को बीस्ट विल फेज में देख उसे बताती है कि इस स्टेट को रेल्म हार्ट कहा जाता है, जिसमें सिल्विया की पावर्स यूज करने से उसकी बॉडी पर निशान आ जाते हैं। इन निशानों को रून्स कहा जाता है और रेल्म हार्ट एबिलिटी केवल इंद्राइथ क्लैन के वंशज ही यूज कर सकते हैं। रेल्म हार्ट एबिलिटी अपने यूजर को स्ट्रेंथ नहीं बल्कि नॉलेज और इंसाइट्स देती है जो बाकी लोगों के लिए एक्सेस करना नामुमकिन है। मायर उसे एक सुंदर गार्डन में ले जाती है जो रॉ मैना से भरपूर था। मायर आर्थर को बताती है कि वर्ल्ड में मैना कई पार्टिकल्स से मिलकर बना है, पर एक मेज अपनी एफिनिटी के हिसाब से पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स ही अब्सॉर्ब करता है। धीरे धीरे मेजेस नेचुरल एलिमेंटल एबिलिटी के हिसाब से मैना अब्सॉर्ब करने लगते हैं और उनकी बॉडी में उसी एलिमेंट की इंसाइट्स आ जाती हैं। मायर आगे आर्थर को एथर के बारे में बताती है कि एथर और मैना बहुत डिफरेंट है पर हमेशा से कोएग्जिस्ट करते आए हैं। अगर एथर कप है तो मैना उसमें भरा जाने वाला पानी। एथर बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना है, एवं जिससे समय को कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशियम जिससे स्पेस को कंट्रोल किया जा सकता है, और विवम जिससे लिविंग कंपोनेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। कोई भी प्रैक्टिशनर इन तीनों में से एक ही कंपोनेंट को मास्टर कर सकता है और किसका एप्टीट्यूड किस कंपोनेंट में है ये जानने का बस एक ही तरीका है, रून्स। मायर रिवील करती है कि उसकी बॉडी पर भी रून्स हैं और वो भी रेल्म हार्ट एबिलिटी को यूज कर सकती है।